ओरिजिन मूवी आई तो उसमें पहली बार हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हॉलीवुड की किसी फिल्म में पर्दे पर देखा। वो रोल जब हम देख रहे थे कि ऐसे लग रहा है यार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कई पुराने वीडियो हैं ब्लैक एंड वाइट, जब वो ट्रेन से उतर रहे हैं, लोग उनको रिसीव कर रहे हैं कि ये एकदम सिमिलर लुक बन गया, एकदम सिमिलर वॉक, एकदम सिमिलर स्टाइल। कैसा वो जर्नी रहा एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग अम्बेडकर इन द हॉलीवुड मूवी? I remember when I was going to the set, I was reading this, waiting for a visa, and I was reading with the director, and we were crying together. There were some Indian men who asked. He said, "What is the scene?" What is the and scene? She said, "You will be playing as untouchables of 1920s," and they refused to do so. So they took their name back. तो एक सीन में अछूत लोगों का किरदार करने के लिए बहुत सारे भारतीय लोग आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें अछूत का किरदार करना है तो वो वापस चले गए। तो किरदार भी नहीं करना चाहते, दलित बनना ही नहीं चाहते, इतना ज़्यादा नफरत, इतनी ज़्यादा हेट। जी, मान्यवर कांशीराम कहते थे कि जो लोग आपके हाथ का छुआ पानी तक नहीं पी सकते, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो संसद में जाके आपके अधिकारों के लिए लड़ाई। आप चूंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, वहाँ भी आपके स्टूडेंट्स के इंटरेक्शंस होते होंगे, कास्ट को लेके कैसा नज़रिया है? कि ये जब जाते हैं स्टूडेंट तो रहते तो इकट्ठे ही हैं, अब उसमें ये भी फिगर आउट कर लेते हैं, या नहीं भी करेंगे तो उसमें ये कर लेंगे अच्छा ये तो यार मांस मछली का वेजिटेरियन है कि नहीं है, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज में भी अगर पोर्क खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्या किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से ग्रुपिंग होती है। वहाँ कोई ये क्वेश्चन नहीं अपने आप से पूछता भाई हम यहाँ पहुँचे हैं तो हम प्रिविलेज नहीं इसलिए पहुँचे हैं। कास्ट प्रिविलेज को तो एक्सेप्ट ही नहीं, वो कहते हैं हम डिजर्व करते हैं। हाँ, और वहाँ जाके वो माइनॉरिटी हो जाते हैं, कहते हैं वी आर दी माइनॉरिटीज। तो आपको लगता है कि अब कास्ट जो है वो एक ग्लोबल इशू बन गया है? आई थिंक इट हैज़ बीन ग्लोबल प्रॉब्लम सिंस दे स्टार्टेड मूविंग 70s एग्जैक्टली, है ना। ब्राह्मण एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्षत्रिय एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और उसके अंदर फिर सब कास्टों की अलग ऑर्गेनाइज, तो सबके अलग ग्रुप बने हुए हैं। व्हाट इज दिस? मैंने आज तक अभी तक नहीं देखा, ये लोग जो चिल्लाते हैं जाति के खिलाफ, आज तक नहीं मैंने देखा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन कोई आई है। हाउ डू यू सी योर मदर एज ए फिगर, एज ए कैरेक्टर? तो मैं जब भी कहीं जाता था, ये एडमिशन हो गया इधर या ये हो गया, वो कहती थी अभी तो और आगे जाना है। अच्छा, अभी तो और आगे। तो मैंने कहा माता जी अब तो हॉलीवुड में भी काम कर लिया। वो कह रहे नहीं अभी तो जर्नी बहुत लंबी है। दुकानें खोली और कई साल तक चलाई और पढ़ाई लिखाई से एकदम ताल्लुका टूट गया। हाँ, वो चल रहा था। मेरा ड्रीम था कि मैं जो है मेरी 3 दुकानें हों। अरे मेरे फादर भी चाहते थे कि इसकी 3 दुकानें हों और ये जो ब्याह कर ले और गाँव में सेटल हो जाए, बस यही था और कोई नहीं था। इंग्लिश में MA थी। अब आपको तो पता है हमारे हरियाणा में तो कहते हैं वहाँ तो MA इंग्लिश भी हिंदी में होती है। तो दिस इज ए गर्ल, गर्ल माने लड़की। तो वो डिग्री तो ले ली पर उसका वर्क कुछ नहीं था। आप मिशेल से कैसे मिले? ये हरियाणा का छोरा, अमेरिका की छोरी, ये जो लव स्टोरी है थोड़ा उसमें भी बताएं तो मुझे लगता है दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। आई थिंक दैट आल्सो आई वुड गिव क्रेडिट टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो हम लोग JNU में इकट्ठे क्लास में थे। ओके। जय भीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है पॉडकास्ट। जो वीडियोस हैं वो आप खूब सराह रहे हैं, तो इसलिए हमने ये शुरुआत की। और आज की इस एपिसोड में, इस कड़ी में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी खास पहचान रखते हैं ना सिर्फ अम्बेडकरवादी आंदोलन में, बल्कि उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जो उनका काम है, उसको लेकर भी वो सराहे जाते हैं। हाल ही में एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, नाम था ओरिजिन, जो कि एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं हॉलीवुड की, एवा डूवर ने, उन्होंने वो फिल्म बनाई थी जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का किरदार निभाया था। नाम है गौरव पठानिया, जो सीधे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बन गए एक हॉलीवुड की फिल्म में। और जब वो तस्वीरें हमारे सामने आई तो फिर सबने देखा कि कैसे गौरव ने शानदार काम किया है। हरियाणा के कैथल कुरुक्षेत्र इलाके के रहने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई है, लेकिन फिलहाल अमेरिका में वाशिंगटन DC में रहते हैं और वहाँ ईस्टर्न मैनाइट यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। कई अलग अलग अमेरिका की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा चुके हैं, लंबा चौड़ा करियर है, शानदार काम है, PhD की है दलित मामलों पर, और जो छात्र आंदोलन है उस पर इनकी PhD है। तो बहुत ही एक शानदार जर्नी है। तो हम गौरव से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सफ़र रहा और जो पॉडकास्ट यानी कास्ट का सवाल है वो कैसे साथ बढ़ता है, उस पर भी हम बात करेंगे। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पॉडकास्ट में।
धन्यवाद सुमित। ये तो मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि हम आपका जो पॉडकास्ट है और न्यूज़ भी वो इतना पॉपुलर है कि हम लोग तो, मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात हो। तो आई थिंक फेस टू फेस अपनी पहली बार मुलाकात हो रही है। जी। बट हम लोग वी आर इन टच फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस। और ये तो बड़ी लॉन्ग ड्यू मीटिंग थी। हाँ, हम तो काफ़ी ट्राई कर रहे again, थे, एक्सेसिबल नहीं थे आप। तो तो आपकी और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई ये नए पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाई। और बहुत ही मेरी इच्छा थी कि मैं आपको रिकॉर्ड करूं, क्योंकि जब हमने आपकी पहली बार पोएम देखी तो वो हम देखकर काफ़ी अमेज हुए थे। और वो बहुत ही शानदार पंक्तियां थी कि जूठन खा रहे थे जब तक तब तक सब सही था, लेकिन जूठन लिख दी तो बवाल मच गया। जब हमने आया और हमारी टीम देख रही थी कि यार ये आदमी तो गज़ब का आत्मविश्वास है और जो पंक्तियां हैं उनका जो भाव है वो कमाल का था। तो ये पोइट्री अंदाज लिखना और उसमें इस तरह के सवाल उठाना कैसे शुरू हुआ? और वो जो वीडियो आपका वायरल हुआ था स्पेसिफिकली, उसमें बहुत लोगों ने लिखा था कि ये कौन है, इसके बारे में और बताओ और बताओ। तो कैसे वो जो वीडियो है उसने आपको एक पॉपुलैरिटी दी और कैसे शुरुआत हुई? खैर ये पोएम तो बहुत पहले लिखी गई थी। और जब ये लिखी गई थी तो उस टाइम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी चेयर कर रहे अरे थे वाह। सेशन। तो उनके सामने ही बैठ के लिखी गई थी, क्योंकि मैं कुछ और पोएम सुनाना चाहता था। और जेएनयू में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुझे एज ए स्टूडेंट बस बुलाया गया था इन द क्राउड। तो उसमें मुझे कहा कि आप भी लिखते हैं तो सुना देना, एक रखना ऐसे। अच्छा। तो मैं लेके गया। तो जब मैं लेके गया तो मेरी पुरानी कविताएं जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं अपनी माँ पे बहुत कविताएं लिखता था। जी। तो एक कविता ऐसे माँ की लिखी हुई थी, माँ पे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा हमारे जो दलित बहुजन स्कॉलर्स हैं वो पोएम पढ़ रहे थे। और उनकी पोएम बड़ी क्रांतिकारी पोएम थी। तो मैंने अपनी तरफ देखा, मैंने कहा यार ये तो यहाँ फिट नहीं बैठेगी, जमेगी नहीं। तो फिर मैंने उसी टाइम, वहाँ 15 मिनट का टाइम था और मैंने वहीं बैठ के ये पोएम लिखी। और उसका जो रिएक्शन भी मैंने तुरंत देखा, क्योंकि ये जो इसका पहला लाइन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी चेयर से खड़े होके, दैट्स इनक्रेडिबल ब्रो कि वो स्पॉन्टेनियसली लिखा है और वहाँ पे खुद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मौजूद हैं। जी। तो शाबाशी मिली थी बहुत। उन्होंने वो जब मैं ख़त्म करके चलने लगा तो उन्होंने वो कागज़ मेरे से छीन लिया, क्योंकि उन्होंने फिर किसी जेएनयू की मैगजीन में उसको छपवाया भी। अरे वाह। उन्होंने कहा ये इसमें छापेंगे। पर वो एक्चुअली कहने को स्पॉन्टेनियस है, बट उसका जो आइडिया है वो स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था। बिकॉज 90s में जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे उस टाइम हिंदी बेल्ट में ये जूठन, क्योंकि पहली हिंदी साहित्य का पहला एक मेमोयर था, जीवनी थी किसी की। तो इस पे जो डिस्कोर्स चला स्वर्ण साहित्यकारों की तरफ से, और वो बड़ा पॉपुलर डिस्कोर्स था कंट्री वाइड, खासकर हिंदी बेल्ट में, कि भाई ये क्या साहित्य लिखा जा रहा है, इसमें गाली गलौच है, इसमें वो लैंग्वेज है जो कि सिविलाइज सोसाइटी को वो नहीं शोभा नहीं देती। और हमसे लोग कहते थे कि ये क्या साहित्य, तो यार खुद सोचो, साहित्य है तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ये दलित कैसे हो सकता है, साहित्य तो साहित्य है। और हमारे पास उस टाइम जवाब नहीं था, क्योंकि हम स्कूल में थे, बच्चे थे, हमें ना कोई अल्टरनेटिव पढ़ाया जा रहा था। तो जब हम जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, और आई थिंक उसमें जेएनयू की ट्रेनिंग और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि हम लोग उसको समझ पाए कि ये ऐसे साहित्य की क्यों ज़रूरत है। और जैसे कहते हैं कि साहित्य जो है ना आपके जीवट से पैदा होता है, तो आपके एक्सपीरियंस, आपके सराउंडिंग्स, वो सारे उससे मिलके आपकी साहित्य बनता है। तो आई थिंक ये जो पोएम थी जो लिखी, ये पोएम उस डिस्कोर्स को एड्रेस कर रही थी कि क्यों दलित साहित्य की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि भी दलित वर्ड ही सब कुछ है उसमें, पर वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो आना चाहिए अपने उसमें, क्योंकि उससे पहले किसी ऐसे उसकी बात ही नहीं थी। उसमें जूठन कहीं हिंदी साहित्य में थी नहीं, उसमें मुर्दैया कहीं थी नहीं। उसको रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, आप में तो दम नहीं है यार, ये सब जैसा बता रहे हो। तो एक लंबी लड़ाई लगी उसको स्थापित करने में कि नहीं, ये भी हमारे एक्सपीरियंसेस जो है इट इज़ बेटर देन यू। जी जी जी। तो जब तुलसी राम की मुर्दैया आई तो मैंने वो पढ़ी, एक रात में ही पढ़ डाली। उसमें से एक लाइन मैंने मतलब जिस्ट निकाल के वो इस पोएम में डाला, देन एक्सपेंडेड दिस पोएम। तो आई थिंक अब ये जूठन, मुर्दैया, ये सारे जो डिस्कोर्स, ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो आप
आपको कहीं नहीं मिलेगा अदरवाइज। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कभी रिलेट ही नहीं कर पाते अपने आप को ये साहित्य से, जो कि काल्पनिक है, जो स्वर्ण साहित्य पूरा काल्पनिक ही है। ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो राइटिंग अबाउट देयर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ, सिटी लाइफ, ये ठीक है, बट एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग दैट। एंड वी हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपके लिए गांव जो है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपके लिए गांव बड़ा खूबसूरत है, झरना बह रहा है, दादी आम का अचार बना रही है, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, कोई ट्रैक्टर चला रहा है। और हमारे लिए गांव दूसरा है कि हम किसी के खेत में मजदूरी कर रहे हैं, जाति की गाली खा रहे हैं, हमारी माँ को कोई परेशान कर रहा है। तो हमारे एक्सपीरियंसेस एकदम अलग हैं आपसे, और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट ये मैं आपकी अक्सर कविताएं देखता हूँ, अभी तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अभी हाल ही में आईसी में आप कविता पढ़ रहे थे, अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोग लेके आए हैं। ये यात्रा जारी है, क्योंकि कविताएं जो हैं उसमें कई बार बहुत मर्म होता है, भाषण बड़े बड़े दे, उससे बेटर एक कविता गाना सुना दे तो बहुत असर होता है। कुछ और भी काम कर रहे हैं ऐसा? मैं एक रिसेंटली शॉर्ट स्टोरीज भी लिख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और साथ में एक फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखा जा रहा है। अच्छा। क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस जो है ना, अभी हमने तो ये तो लिख दिए कविताएं, अभी छापें उसको प्रकाशित भी करेंगे आने वाले टाइम में। पर मुझे लगता है कि जो आज की 21st सेंचुरी की जो जनरेशन है, इस जनरेशन को से कैसे जुड़ा जाए, जिनको रियलिटी पसंद नहीं तो उनके लिए क्या किया जाए। और कास्ट तो ऐसा है कि उसमें it's as real as imaginative, कि उसमें इतना इमेजिनेशन भी है और उतना रियलिटी भी है। तो उसको कैसे दिया जाए नई जनरेशन को, कि उस पे जो इतनी मिथ क्रिएट की गई हैं, जिसको हम लोग एवरीडे लाइफ में जी रहे हैं लेकिन हम कॉन्शियस नहीं हैं। तो मैं उसको एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ जिससे आज की जनरेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ दलित्स और अपर कास्ट, बट वो समझे भी ये एक इशू है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर मेड ऑफ, है ना। हमारा जो आइडेंटिटी है वो इसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं बार बार। तो आई थिंक पोइट्री का मकसद यही है कि कहते हैं कि जो हिडन है उसको रिवील किया जाए। क्योंकि अभी जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो चल रहा है, इसमें कास्ट को इनविजिबलाइज किया जा रहा है डे बाय डे, कि उसको क्लास का, उसको कैपिटलिज्म का, उसका चोला पहनाया जा रहा है, तो वो ताकि दिखे ना। लेकिन ये तो ये होगा ना कि आप किसी को कोई बीमारी है और उसके ऊपर आपने एक लेयर चढ़ा दी, कंबल उड़ा दिया ताकि देख ना पाए। ये डिस्कोर्स है गौरव भाई। इंडिया में हम अक्सर देखते हैं कि जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लॉबी है वो भी कहती है कि यार जात क्या होती है, अब तो अमीर और गरीब हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बस 2-4 ही जातियां हैं, उसमें किसान हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं, अमीर है, बाकी जाति व्यवस्था नहीं है। तो ये रिजेक्ट कर देना कि कास्ट तो है ही नहीं, वो उसको इनविजिबल कर देते हैं कि वो तो दिखती ही नहीं है। उस समय मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि इस तरह का काम हो, ताकि वो रेजिस्टेंस भी हो और वो हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट भी हो। जी जी जी। और मुझे तो ये मुझे अच्छा लगता है देख के कि ये काम अब हो रहा है, न जस्ट सिर्फ पोइट्री और राइटिंग में, बट जैसे अभी दलित हिप हॉप, दलित जैज और डिफरेंट दलित आर्ट इमर्ज हो रहा है, और मीडिया व्हिच इज एक्चुअली हम लोग दलित मीडिया बोलते हैं। हाँ, तो वो मीडिया जो इमर्ज हो रहा है जिसमें अम्बेडकर इज इन द फोर फ्रंट, है ना। और ये डिबेट हो रही है अभी, व्हाई शुड वी इवन यूज दिस कैटेगरी दलित, ये डिबेट चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। और मुझे लगता है इस पे और डिबेट होना चाहिए, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि जो अब की जनरेशन है, दे डोंट रिलेट themselves with this world. उनके लिए अम्बेडकराइट आइडेंटिटी इज मोर पावरफुल, prestigious and more मोर पावरफुल। वो लगता है भी है कि हाँ मैं तो अम्बेडकराइट हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, संघर्षवादी हूँ, तो अच्छी बात है। इस पे भी मैं सवाल आगे लूँगा। हॉलीवुड में जो आपका किरदार था, हमने देखा कि एवा डुवर्ने ने बहुत शानदार काम किया, बहुत मशहूर वो एक फिल्म निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं। लेकिन जब ओरिजिन मूवी आई तो उसमें पहली बार हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हॉलीवुड की किसी फिल्म में पर्दे पर देखा। हालांकि भारत में वो रिलीज़ नहीं हुई, तो हमने नेटफ्लिक्स पे ही देखा। अभी भी आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। वो रोल जब हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा है यार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कई पुराने वीडियो हैं ब्लैक एंड वाइट, जब वो ट्रेन से उतर रहे हैं, लोग उनको रिसीव कर रहे हैं, कि ये एकदम सिमिलर लुक बन गया, एकदम सिमिलर वॉक, एकदम सिमिलर स्टाइल। कैसा वो जर्नी रहा, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग अम्बेडकर इन द हॉलीवुड मूवी?
yeah, no doubt that it was one of the most extraordinary experience, Hmm. or and one of the kind, Hmm. जिसको you can't even imagine, है ना? Right. So I am non-actor in a way. हाँ. So for me, So this was the first time you were acting? first time I was acting. Oh. and I think I'm again kind of very grateful to Ambedkar Uh-huh. that it is because of his approach to education Mhm. that this role was given, not just because of the facial resemblance, Uh-huh. but also of the scholarly resemblance. That's what the director Ah. said, कि उनको ऐसा बंदा चाहिए था जिसका फेस भी मैच करे पर उसकी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं वो इस लाइन से जुड़ा हो. तो इस चक्कर में जो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, आई थिंक जो पर ये उसका क्राइटेरिया, शी वॉज वेरी कमिटेड कि मुझे ये करना है. और बिकॉज अम्बेडकर वॉज नॉट ऑन द फोकस ऑफ दिस मूवी, बट शी वांटेड टू इंट्रोड्यूस अम्बेडकर टू दी हॉलीवुड. और उसके लिए आई थिंक व्हाट शी अंडरस्टूड अम्बेडकर एज not just as a constitution maker but a scholar who changed the world with his writings. और आज भी मतलब अम्बेडकर राइटिंग्स में जिंदा है, और राइटिंग की वजह से हमारे जो है वो हमारी सोच में, हमारे विजन में आई. इमेजिन इफ ही हैडंट रिटन एनी बुक. एग्जैक्टली. यस. सो आई थिंक वो उनके अंदर था को. तो शी वाज सेइंग आई वांट समवन हु इज इन एकेडमिक फील्ड एंड हु इज प्रोफेसर, हु टीच एंड हु कैन परफॉर्म. और मैंने काफ़ी सीखा उनसे. वो कह रहे कि एक्टिंग इज़ नथिंग बट थिंकिंग, कि जब आप वैसा सोचते हैं तो वैसा ही बन You जाते behave like this. हैं. सो what is a very good experience in terms of how the casting happens and how the scene is being created and performed. उसके पीछे एक सीन जो फाइनली 1-2 सेकंड में आ जाता है, लेकिन उसके लिए वो एक हफ्ता कैसे मेहनत करते हैं. तो ऑडिशन हुआ था. हाँ. तो ये जो when they gave a open call to the community, open call, and there were so many people who applied, and one of my friends from LA, he encouraged me to do so. अच्छा. Yeah. And he himself also applied. So he was a very generous guy, and he said no, you should apply. And finally after every step he was guiding me, and though he was out in the first step, but he said he somehow knew that I will get it. So there were three different stages of audition. Okay. And in the fourth then you talk with the director. Oh, acha. So but it was extraordinary that the way, but I was so scared because I never did this. हाँ, तो कुछ ड्रामा करते थे क्या? थिएटर वेटर कुछ एक्सपीरियंस था? Very little in my college days. I had done little bit, but that was not kind of, it's just like college में, you do in your youth festivals and all. Very But little. you're not like professional actor. No. NSD कुछ नहीं. No. बिल्कुल नहीं. So it was very, and then I think audition was also very tough because they test you on your how you can you face camera, can you, so all those things. But there were some interesting experiences. Yeah, even about learning about Ambedkar in the West, in Hollywood. Now, like when you talk to an American, for example, and if you have to tell an American about Ambedkar, what is Ambedkar, who is Ambedkar, and to simplify, people told the director, they said Ambedkar is like MLK of India. वो सबसे आसान साधारण very easy. And she said she was going with this notion कि he's an MLK of India, okay. But she said when she started reading about him and his writings and saw his work, she gave this interview with ABC and also with PBS and all several times. She said after reading him and after knowing him, I can say now that he is MLK 100 times. Oh, that was her MLK यानी Martin Luther King. Yes. So that is that, and it was such a moment of moment of pride that our Messiah basically is being revered there in Hollywood. So, and then I remember when I was going to the set, I was reading this Waiting for a Visa. Achha. And I was reading with the director, and we were crying together when we were reading this. And it's like it was a lot of learning for me, like revisiting Ambedkar while doing this, that you have to be in that character. And it was tough, but it was rejoicing. Yeah.
काफ़ी lot- इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हाँ, मज़ेदार हाँ, अनुभव है। हाँ। एवा का जैसा आप बता रहे हैं कि वो बाबा साहब को पढ़ने के बाद में काफ़ी इमोशनल रही और काफ़ी उनका सोचने का तरीका बदल गया। जब शूटिंग कर रहे थे तो उस समय वो एज ए डायरेक्टर टफ थी या बहुत आराम से समझा रही थी? उनका एज ए डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा? No, actually, that was also I was a little kind of afraid कि Yeah. director है इतनी बड़ी Oscar winner and हाँ, all. Oscar winner So, है। but her style हाँ। and her genre is very different. She just let you just like kind of free flow, and then she takes different things from your personality, from the way you walk and all. So it's like she creates the first she actually do in a very systematic way, different filming. Then she creates a chaos in every scene. अच्छा। तो कहती है अब सारे जो है जो भी आपने करना है वो एकदम सारे इकट्ठे करो। तो सब लोग इधर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उधर कर रहे हैं, तो उसमें से भी वो अपना वो मटेरियल निकाल लेती हैं। वेरी क्रिएटिव दैट वे। आई सॉ दैट हाउ शी क्रिएटेड मैनी सीन्स, न्यू सीन्स विच वर नॉट इन द स्क्रिप्ट राइट देयर एट दैट मोमेंट। सो बट it was also a great learning for her while doing this. So I wanted to share this story with you that one day, so I was staying there so the filming happened in Savannah, Georgia. And so I was staying there in the hotel and she called me. She said, when you prepare for a scene, then you give a call for the extras in the scene, and people apply, and everyone wants to get in the movie for a day. It's just one day scene. So there are so many local artists. अच्छा। So they applied and they selected. So she needed about 25 people for this scene of 1927 or something, when Ambedkar was coming back from UK and all. And she called me, she said, hey, there is a problem, can you help? I said, what happened? She said, we got these 25 people, but there were some Indian, because it was Indian men or women who, Right. there were some Indian men who asked, he said, what is the scene? What is the and scene? and she said, you will be playing as untouchables of 1920s. And they refused to do so. Oh. So they took their name back. And this happened for the first time, because anyone wants to be part of, just even for a second, It's even in the somewhere in the Hollywood. movie. Yeah. And this is what happened. She said, now we are running short of people. I said, don't worry. So I called our people from Atlanta. I gave the phone call. The next day, they all came with their families and all. And that's so most of the people you see are the people from the Ambedkarite community, Ambedkarite groups from Atlanta. तो ये एक्सपीरियंस आप देखें, मैं हिंदी में अपने दर्शकों को बताऊं कि गौरव भाई बता रहे हैं कि जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो एक सीन में अछूत लोगों का किरदार करने के लिए बहुत सारे भारतीय लोग आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें अछूत का किरदार करना है तो वो वापस चले गए। तो गौरव, जो किरदार मतलब एक काल्पनिक किरदार भी नहीं कर सकते दलित का, वो दलितों की पीड़ा क्या जानेंगे कि दलितों ने क्या सहा है, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, कैसे संघर्ष किया, वो मतलब एक किरदार भी नहीं करना चाहते, दलित बनना ही नहीं चाहते। इतना ज़्यादा नफरत, इतनी ज़्यादा हेट, दिस इज़ टू मच, दिस इज़ स्केरी। नाउ एंड इवन दैट्स इन द यूएस, दैट्स नॉट हैपनिंग इन द इंडिया, दैट्स इन यूएस। और फिर आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि विकास इशू कौन रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान्यवर कांशीराम कहते थे कि जो लोग आपके हाथ का छुआ पानी तक नहीं पी सकते, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो संसद में जाके आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बात जो आई थिंक इज सच ए पावरफुल ऑब्जर्वेशन दैट और रियलिटी दैट ही वाज प्रेजेंटिंग। और वही है कि इट दैट्स व्हाई यू सी कि आप चाहे फिल्म जगत में, सिनेमा में, कानून में या लॉ में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो रिप्रेजेंटेशन अभी भी नहीं है, वहाँ वो मिसिंग है। या हाउ आवर पीपल आर सर्वाइविंग। अभी 2-3 दिन पहले आई वाज स्पीकिंग एट IIT एंड आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट इन लास्ट 2 years देयर वर 12 सुसाइड, 12 छात्राओं ने आत्महत्या। ये
क्यों नहीं ये हमारा मीडिया इस पे बात करता? वो तो टिकर भी नहीं चलाते, वो नीचे जो खबर ब्रेकिंग की जगह चलती है, हम उसको टिकर कहते हैं जर्नलिज्म में, वो भी फ्लैश नहीं होती कि कहीं पे दलित स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया. दिस इज सो नॉर्मलाइज्ड. हमें याद है कि आईआईटी बॉम्बे में जब एक बच्चे ने फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, उसने सुसाइड किया, तो सेम डे कॉलेज में क्लासेस हो रही थी और सब कुछ चल रहा था, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कुछ इतनी बड़ी घटना हुई. जबकि आपके घर में अगर किसी का देहांत हो जाए तो किस तरह का मातम होता है. उन्होंने उस पर एकदम कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ. इतना ज़्यादा इनसेंसिटाइव और नॉर्मलाइज है ये मसला यहाँ पर. जी जी जी. और उसमें एक तरह से उनका वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि आपका एग्जिस्टेंस इग्नोर किया जा रहा है. कास्ट इशू तो है ही इग्नोर, पर आप ही इग्नोर किए जा रहे हैं. तो आपको इरेज किया जा रहा है हर जगह से कि आप हैं ही नहीं, मरो जियो, थारा फर्क ही नहीं पड़ रहा. ये एक्सपीरियंस इंडिया में तो हमारे बहुत देखने को मिलते हैं. यूएस में तो मुझे लगता है कि एवा की पूरी ज़िंदगी पर ये एक्सपीरियंस रहेगा, उनको याद रहेगा कि किस तरह का कास्ट से रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस है. भारत में भी जब हम देखते हैं गौरव, फिल्मों में दलित रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छे तरीके से नहीं होता है. हाल ही में बिकॉज ऑफ दी अम्बेडकराइट मूवमेंट और एक कहीं की चेतना जागी है दलित समाज में, जिसका असर अब बॉलीवुड पर दिखता है. तो कुछ किरदार वो लोग लेके आ गए हैं, लेकिन उसमें भी वो सवर्ण मसीहा का किरदार है, वही सवर्णा सेवियर कॉम्प्लेक्स से वो लोग गुजरते हैं, और दलित किरदार भी सवर्ण आर्टिस्ट ही निभाते हैं. हाउ डू यू सी इंडियन सिनेमा, बिकॉज नाउ यू आर part of the filmmaking, another thing, how do you say that Indian cinema is, you know, are they really looking at caste, उसको seriously देख रहे हैं, या वो because of the cinema में अभी चल पड़ा है caste का एक बाजार भी बन गया है, तो वो बस उस भावना से खिल रहे हैं? Though I personally think that Bollywood has been raising the issue of caste, or at least presenting somewhere the caste issues even since beginning. Every now and then, there were so many movies especially in 60s, 70s and all, and then there was a gap in between, and then they again started, like people like Nawazuddin Siddiqui and all, they brought these issues through Dashrath Manji, like the biopic of these Dalit characters. But I think the positive thing about about Indian cinema now, that because now we have so many Dalit directors, and they are not doing that typical representation of them. It's here now. वो stereotyping नहीं है. Here there's a resistance where Dalit protagonist is resisting, and he is the real hero. He is not here a pathetic, a kind of a guy who is just accepting in poor situation, looking for help कि मुझे बचा लो. Now they are fighting back. तो उसका जो है वो रियल हीरो की तरह से इमर्ज हो रहा है. और ये अभी स्लोली इमर्जेंस है उसका. और वो जो है दलित डायरेक्टर ही कर पाए हैं. वो स्वर्ण डायरेक्टर ने उस तरीके से अभी तक नहीं किया. थोड़ा हुआ, जैसे आरक्षण मूवी में, और ये 2-4 कई जगह आए, पर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. अभी हाल ही में आप देखिए, धड़क 2 नाम से एक मूवी है, जो कि हमारे दलित फिल्म मेकर साउथ इंडिया के हैं, पेरुमल, उसी मूवी का रीमेक है वो. उसमें सारे किरदार सवर्ण हैं, लेकिन एक दलित किरदार को अच्छे से दिखाया गया है, अच्छे से, क्योंकि वो साउथ की मूवी है, तो वो अम्बेडकर व्यक्ति ने बनाई है, तो वो पूरा उसमें दिखता भी है. उस मूवी को लोग नहीं जा रहे थिएटर में देखने को. लोग जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो भारत में कहते हैं कि हम भारत को बेहतर बनाना चाहते हैं, मैं उनकी फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा हूँ. एक व्यक्ति चादर लेके बैठा है, और वो चादर ओढ़ के थिएटर में लेट गया और कह रहा है कि ये क्या बना के हमारे ऊपर थोप दिया. एंड दैट गाय, वो बहुत अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाता है, एकदम डेमोक्रेसी को बचाने को और मोदी को हटाने को दिन रात लगा रहता है, लेकिन मेंटालिटी ऐसी है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि दलित जो हैं वो लीड रोल हो सकते हैं, या उनके ऊपर कुछ वाकई में अच्छा काम हो सकता है. उनकी इमेजिनेशन में ही नहीं है. जी. वो कहते हैं ना कि जैसे जिस तरीके के लोग होते हैं, वैसा साहित्य आता है मार्केट में. तो जिस तरीके के दर्शक हैं, वैसा ही साहित्य है. तो वो अब जैसे लॉन्ग बैक आई वाज लिसनिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू, और वो कहते थे कि उनकी जीवन की सबसे टफ, चैलेंजिंग और बेस्ट मूवी थी द माउंटेन मैन, जो दशरथ मांझी बनी. बट देयर वाज ए फ्लॉप मूवी. मिडिल क्लास देखने ही नहीं गया. तो हमारी मिडिल क्लास को जो चाहिए वो मसाला है. वो अभी भी, आई थिंक दैट वे आवर सिनेमा हैजंट चेंज्ड दैट इन फ्रॉम दैट एंगल. बट आई थिंक इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस
these Dalit directors or बहुजन directors. उनका असर है, उसका असर है। अब वो हमारे पास बहुत अच्छी मूवीज़ हैं जो हमारे फिल्म मेकर है, नागराज मंजुले हों, बाकी तमाम लोग, पारनजीत, सुपर्ब उनका काम है। और कहीं ना कहीं अब दबाव भी है कि भाई फिल्म की अब डिमांड उस तरफ जा रही है, ऑडियंस बढ़ रहा है, हमारे लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो जाके टिकट खरीद पा रहे हैं, तो अब उस बाज़ार को भी कहीं ना कहीं कैटर किया जा रहा है। लेकिन अगर उन पर कहानियों पर मूवी बने तो हम कहते हैं कि हाँ वो सुपर हिट जानी चाहिए, अदरवाइज कोई बनाएगा क्यों? अगर वो फ्लॉप हो जाएगी तो अगली बार कोई बनाएगा क्योंकि क्यों? कैपिटलिज्म में तो वो बैलेंस करना, प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। सो यू हैव टू लाइक वेरी स्ट्रेटेजिकली, एक कमर्शियल मंच है, उससे अगर एक सोशल मैसेज दिया जाए तो बढ़िया रहेगा कि उससे और बेहतर तरीके से काम करें। आप जो हैं अमेरिका में रहते हैं, आप उधर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो इंडियन अगर आप यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें, जैसे आपने JNU से PhD किया और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की होगी, क्या फ़र्क नज़र आता है? बुनियादी फ़र्क क्या है कि भारत की यूनिवर्सिटी जिसे माँ सरस्वती का दिव्य प्रांगण कहते हैं और हमारे जाने से वो अपवित्र हो जाती हैं, और कई बार नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आरक्षण का ताना दिया जाता है कि तुम डिज़र्व नहीं करते हो, तुम तो यहाँ आ गए हो कोटे से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड दी अमेरिकन यूनिवर्सिटी? मेरा तो मानना ये है कि एजुकेशन जो है, इवन आप अगर इंडिया में भी रह रहे हैं, आपको जो यूनिवर्सिटी आपने वर्ड किया ना, उस यूनिवर्सिटी का जो रियल बेसिकली एक्सपीरियंस है वो हमारे स्टूडेंट्स को मिल ही नहीं पाता। रीज़न इज़ दैट जैसे जितना स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप देखिए कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन पढ़ रहे हैं, वही लोकल वहीं के स्टूडेंट्स हैं। तो आप जो स्कूल भी उन्हीं के साथ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के साथ कर रहे हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस वो मिल ही नहीं पा रहा। पर जो ब्यूटी है यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ पैन इंडियन अप्रोच है, सारे स्टूडेंट कोई साउथ से आ रहा है, कोई यहाँ, आई थिंक उस माहौल में जब आप पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं और एक नया पेडागोजी भी सीखते हैं और टीचर्स भी वैसा ही सीखते हैं। और अब इसको अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखिए वेस्ट में, क्योंकि अब जैसे हम वेस्ट अमेरिका इमेजिन करें, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे हैव द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द ग्लोब। तो आपकी क्लास का जो बड़ा मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, उसमें सब तरीके के लोग, उसमें लोग ब्लैक्स भी हैं, ब्राउन भी हैं, एशियन हैं, सब हैं। तो उसमें एक तो पहला तो लर्निंग वही है कि आप जो है उनकी कल्चर के बारे में सीखते हैं, उसमें फिर आप नया फूड हैबिट सीखते हैं, आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप उनके जोक सीख रहे हैं, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है देखने का, वो सब यहाँ वो नहीं मिल पाता। आप चूंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, वहाँ भी आपके स्टूडेंट्स के इंटरेक्शंस होते होंगे, कास्ट को लेके कैसा नज़रिया है अमेरिका में? चूंकि अभी हाल ही में मैंने यात्रा की तो मैंने देखा वहाँ भी जाति को लेके काफ़ी एक उत्सुकता बढ़ रही है, लोग बात करना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। क्या कास्ट का उधर लेके एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है अमेरिका में कि नहीं कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे रेसिज्म है, नस्लवाद है, उस तरह से भारत का जो कास्टिज्म है वो भी बहुत खतरनाक लेवल पर है? देखिए, इंडिया से हर साल लगभग 2 लाख बच्चे जाते हैं US पढ़ने के लिए, जिसमें हर डिसिप्लिन के हैं, हर स्टेजेस के हैं, BA, MA, PhD एंड ऑल। तो अब ये बच्चे जो हैं इसमें सब हैं, इसमें कुछ परसेंटेज जो है जो रिजर्व्ड कैटेगरी से जाते हैं वो लोग भी हैं, सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के भी, मस्ट बी मिडिल क्लास, क्योंकि विदेश जो जा रहे हैं वो सब वेल ऑफ लोग हैं, उनका इकोनॉमिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर ऑल वेल ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ देम। कुछ लोग स्कॉलरशिप मिल जाता है वो चले जाते हैं, बट इकोनॉमिकली दे आर नॉट एज vulnerable as people exactly. तो अब लेकिन वहाँ उस स्पेस में जाके because they are carrying all these values system that they were learning here, तो वहाँ जाके उसका रेप्लिकेशन होता है। अभी हम लोगों ने एक स्टडी किया जो अभी उस पर 2 पेपर छपे हैं, इसी साल आए हैं, एक फरवरी में आया, एक जून में। उसमें हमने एक यूनिवर्सिटी का स्टडी किया एंड वो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा साउथ एशियन स्टूडेंट्स BTech and MTech करने जाते हैं। तो हमने उसमें देखा जो सैंपल थे उसमें सब कास्ट थी, अपर कास्ट भी थी, OBCs भी थे, दलित भी थे, और उसमें सारी जनरेशन थी। अच्छा, फ्रेश अराइवल भी थे, फर्स्ट जनरेशन ग्रोइंग अप देयर, सेकंड जनरेशन, तो ये सारा मिक्स था। और उसमें जो एक्सपीरियंस देखे कि व्हेन ऑल दिस जनरेशन दे सिट टुगेदर इन अ क्लासरूम और देयर क्लासमेट्स, तब उनके अंदर क्या होता है, तो दे ऑफ कोर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर अ लॉट, बट
उसमें ये भी रिवील होते हैं भी कैसे दे आर ऑल कैरिंग देयर कास्ट बैगेज। तो अब जो अपर कास्ट जा रहा है वहाँ पे उसको ये कभी आता ही नहीं दिमाग में ही इज, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्रिटिसाइज हो रहा है रिजर्वेशन का, उसके लिए अब जैसे ओबीसी लोग, ओबीसी इज नाउ दे आर गेटिंग कोटा हियर, अब उनकी भी एक बड़ी पॉपुलेशन यूएस जा रही है, नाउ दे आर फेसिंग द सेम रैथ दैट दलित यूज्ड टू फेस कि ये कोटा वाले हैं, बट नाउ इट्स नंबर इज ग्रोइंग। तो अब इसमें ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं भाई ये इनके साथ सीखना, इनसे कास्ट की बात करना या उनको स्टिग्मेटाइज करना ये किस हद तक जायज़ है जब आप एक दूसरी सेटिंग में। तो अब वहाँ स्ट्रगल तो हो रहा है कि हम लोग एक इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट करें, पर इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट कैसे करेंगे जब आप जो है यू आर ऑलरेडी काइंड ऑफ स्टिग्मेटाइजिंग देम बाय नॉट हैविंग फ्रेंडशिप विद देम, है ना। और फिर उसमें होता क्या कि अब जैसे मान लो रोमांटिक रिलेशनशिप में आप चले गए, अब नाउ पीपल ग्रोइंग अप देयर दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, वहाँ जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर नहीं है ये उन्हीं के अंदर है जो इनको यहाँ ट्रेन किया गया, सिखाया गया। कास्ट इज ए सोशल, इज ए सोशलाइज्ड बिहेवियर, है ना। को अब बच्चे को तो नहीं पता, हमें सिखाया जाता है जैसे हम लोग गाँवों में सिखाया किसके साथ खेलना है, हाँ, किसके साथ खाना है, कि ये तुम्हारा मोहल्ला ही उनका। जैसे गाँव में अब जो लोग कहते हैं ये मिडिल क्लास दे इंडिया का कि वो कास्ट तो अब पुरानी चीज़ हो, उनको कभी गाँव जाके देखें, गाँवों में उतरते ही आपको ये कहेंगे किसके मोहल्ले में जाना, किसके मोहल्ले में जाना, एड्रेस भी पूछोगे तो वो जाति बताएगा, राइट, किसकी मोहल्ले में जाना है। और अभी भी डाटा वही है, अभी 70% तो अभी भी गाँवों में रह रहा है इंडिया। तो हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ये रिजर्वेशन पे डिस्कोर्स ये सब जो है 5-10% लोगों का क्रिएशन है और उन्हीं की जो है, क्योंकि उन्हीं का सोशल मीडिया है। गांव वाले लोग तो दे आर द रिसेप्टर, वो मीडिया का कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो उसको रिसीव ही कर रहे हैं बस। तो ये जो चीज़ है वहाँ वेस्ट में अभी आई थिंक दैट्स व्हाट हाउ द कास्ट थिंग इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू दीज रिलेशनशिप्स, थ्रू दिस फ्रेंडशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप। और उसमें जो हमने स्टडी में पाया कि फूड इज स्टिल ए बिग बैरियर ऑफ creating this caste hierarchy even in US क्योंकि ये जब जाते हैं स्टूडेंट तो रहते तो इकट्ठे ही हैं। अब उसमें ये भी फिगर आउट कर लेते हैं या नहीं भी करेंगे तो उसमें ये कर लेंगे अच्छा ये तो यार मांस मछली खाता है, वेजिटेरियन है कि नहीं है, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज में भी अगर पोर्क खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्या किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से ग्रुपिंग होती है। तो उसमें फिर वो ना सीख पाते हैं वहाँ का और अपने ही स्टूडेंट वो अपना एक तरह से एक अलग लिमिटेड सा ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और उसी में जीते हैं। तो अब उसमें बहुत सारे ओबीसी स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस रहा कि हम लोगों को दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू ईट, मैं वहाँ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल अलाउ नहीं करता। तो देयर आर लिमिटेशंस। तो यानी कि unconsciously what we were saying is that unconsciously you are reproducing those caste privilege on a foreign land। वहाँ कोई ये क्वेश्चन नहीं अपने आप से पूछता भाई हम यहाँ पहुँचे हैं तो हम प्रिविलेज नहीं इसीलिए पहुँचे हैं वहाँ पे। कास्ट प्रिविलेज को तो एक्सेप्ट ही नहीं, वो कहते हैं हम डिजर्व करते हैं। हाँ, और वहाँ जाके वो माइनॉरिटी हो जाते हैं, कह रहे वी आर द माइनॉरिटीज। फिर कहाँ से आ जाता है देन व्हाई आर यू टेकिंग। और बहुत सारे लोग एशियन साउथ एशियन होने का फ़ायदा लेते हैं बिकॉज वो उनको यूनिवर्सिटी है बाकी जगह फ़ायदा मिलता है। तो सुमित मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ़ एजुकेशन इज टीचिंग अस सम काइंड ऑफ वैल्यू, कुछ भी अगर ऐसा सिखा रही है तो हमें ये क्यों नहीं सिखाती पहला कि भाई हम ये क्वेश्चन करें कि भाई हम लोग जो है इतना प्रिविलेज्ड हैं इस इंडियन सोसाइटी में रहते हुए एज एन अपर कास्ट। और एक टाइम हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इन प्रिविलेज के सहारे हम लोग वहाँ पहुँचे तो इन पे क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर हम नहीं क्वेश्चन करेंगे, और मैं सिर्फ अपर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, दलित में भी जैसे हम कहते हैं कि भाई as a Dalit you might be deprived, but as a male in Indian society you are much privileged. You have privileges. Yes, yes. तो एजुकेशन का तो मतलब यही है कि आप अपने, अब मैं देखता हूँ ये अपर कास्ट इतने थिंकर पैदा होंगे, इतने स्कॉलर, वो आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वो करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहा, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि आई एम सिटिंग हियर एंड बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम हियर एंजॉयिंग इन अ फॉरेन लैंड बिकॉज आई एम ए प्रिविलेज्ड पर्सन। आप एक दलित तो नहीं कभी इमेजिन कर सकता वहाँ पहुँचने का। कितने बच्चे हमारे आते हैं हमारे पास कि हमें एडमिशन मिल गया है लेकिन स्कॉलरशिप का पैसा नहीं
नहीं मिला है, क्राउड फंडिंग करनी पड़ती है। तो भारत सरकार 100 बच्चों को, दलितों को ओवरसीज स्कॉलरशिप देती है, उसमें भी 50-100 का रिजेक्शन कर देती है, देती नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हमारे लोगों के पास में। और फिर वहाँ जाने के बाद भी एक तरह का माहौल बना देना, क्योंकि मैं कई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से अमेरिका में मैंने बातचीत की, इंटरव्यूज़ किए, तो उनका ये कहना है कि कास्ट जो है वो बहुत विजिबल है यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस में। और यूएस में भी ये लोग अपना एक घेटो बना लेते हैं, एज यू टोल्ड, कि भाई वो तो अपने ग्रुप में है, हमारे साथ बात नहीं करेंगे, हमारे साथ जो है अच्छा रिश्ता नहीं रखते हैं। और उन्होंने वहाँ जाकर भी वो जाति का जहर पूरा का पूरा फैला दिया है। और उसकी वजह से अब वहाँ SB 403 जैसे बिल आए, एक लंबी लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब कास्ट जो है वो एक ग्लोबल इशू बन गया है? इट्स नॉट ओनली फॉर द इंडियन पीपल, ये सिर्फ इंडिया या साउथ एशिया का मसला नहीं है, बट इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। एज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर सेड कि ये हिंदू जहाँ जाएंगे वहाँ जातिवाद को ले जाएंगे और फिर जाति एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाएंगी। डू यू थिंक दैट इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ? I think it has been global problem since they started moving 70s onwards, Exactly. है ना? Because see, Dalit came later in the scene. Yes, but yes. if they were very conscious, they would, if now they are going in a different land. वहाँ उन्होंने शुरू से वो बनाए हुए, आप सर्च करके देख लीजिए। I wrote an article for American audience. मैंने कहा आप गूगल करके देखिए, आज अभी ब्राह्मण एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्षत्रिय एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और उसके अंदर फिर सब कास्टों की अलग ऑर्गेनाइज, तो सबके अलग ग्रुप बने हुए हैं। व्हाट इज दिस? मैंने आज तक अभी तक नहीं देखा, ये लोग जो चिल्लाते हैं जाति के खिलाफ, आज तक नहीं मैंने देखा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन कोई आई हो। तो कौन सी यूनिटी की बात करते हैं? किस यूनिटी की बात कर? तो उसके अंदर फिर जैसे साउथ में तो और ज़्यादा सब जाती हैं, तो उनकी अलग अलग वो बनी हुई हैं। सो दे डू देयर ओन प्रोग्राम, देयर ओन रिचुअल्स, देयर ओन फेस्टिवल्स। तो आपने फिर इंडियननेस कहाँ आई? बाबा साहब ने, आप बाबा साहब पे क्वेश्चन कर दे, बाबा आई थिंक ही वाज द ट्रू नेशनलिस्ट। उन्होंने लिखा अपने इसमें एक जगह कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। व्हाट डज इट मीन? वो वही कह रहे हैं कि हमें एक्चुअली गोल वही है कि हम सबको इंडियन बनाएं, वही एक अंतिम पहचान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जो हिंदू सोसाइटी है या जो ये जाति व्यवस्था से घिरा हुआ समाज है, इसमें भारतीयता जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। ये हिंदू धर्म जो है वो 4 मंजिला इमारत की तरह है, जो जहाँ पैदा हुआ वो वहीं मर जाएगा, बीच में कोई सीढ़ी नहीं है, कोई कहीं जा नहीं सकता। और ये सब अपनी जाति का फ़ायदा देखते हैं, इसमें कोई भारतीयता जैसी चीज़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा। जी। और उन्होंने वो एक्सपीरियंस भी किया। आई थिंक जब वो वहाँ गए कोलंबिया, उन्होंने फिर ये रेस एंगल से भी देखा कि भाई इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, और कास्ट को उन्होंने और बेहतर समझा। आई थिंक विद हिज एक्सपीरियंस एट अब्रॉड, लंदन और यूके, लंदन एंड यूएस का। तो अभी जो है जाति एक जो है कैपिटल, तो जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है वो ज़्यादा कैश कर रहा है उसको, और कैपिटल उसी के पास है जो कि ट्रेडिशनल है। जैसे कहते हैं ना, जो पूंजी है वो ट्रेडिशनल है उनके पास। बिल्कुल ये है, सच है। और कई बार लोग ये बात कहते हैं कि जाति पहले होती होगी, जातिवाद पहले होता होगा, या हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, मैंने तो नहीं किया, तो मेरी क्या गलती है? मैं तो किसी से जातिवाद नहीं करता या करती, मैं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, मैं इसकी कीमत क्यों चुकाऊं, या मुझे उसके लिए अकाउंटेबल क्यों ठहराया जाए? जी जी जी, हाँ, ये सवाल है कि मैंने तो नहीं किया है ना, मैं क्यों करूं, ये है। तो ये आप जैसे ओरिजिन मूवी में भी दिखाया गया, वो कह रहे हैं कि ये सवाल को आप इस तरह सोचें कि जैसे एक मकान आपको दिया गया है, उस मकान की दिक्कतें हैं, उसकी मकान की बेसमेंट में फ्लड आया हुआ है, गली हुई है वो, और मकान गिरने वाला। तो अब ये आपको दिया गया जनरेशन ने, अब ये आपके साथ, अब आप कितना ही ब्लेम करें पिछले वालों को, आप रियलिटी है कि अभी आपको उस मकान में रहना है, तो इट्स योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ इट एंड रेनोवेट इट। अब ये कास्ट सिस्टम हम सबको मिला है, उसमें मैं अपर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सबकी ड्यूटी है मिलजुल के कई सिस्टम को ठीक करें, बेटर बनाएं, बेटर सोसाइटी बनाना। और वो बेटर हो नहीं रहा सुमित, वो बेटर किसी तरीके से हो नहीं। और इसके लिए मैं ब्लेम करता हूँ एजुकेटेड क्लास को, क्योंकि एजुकेटेड क्लास जो यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रही है, जो सर्विसेज में आ रही है, आप बताइए अभी भी वो कहते हैं कि हम तो अब इक्वल हैं। यही एजुकेशन का गोल है, यही सिखाना कि हम वी आर ऑल इक्वल। फिर जो है मैं कहता हूँ कि भाई ये कैसा है कि सदियों से अपर कास्ट कीप फॉलिंग इन लव विद अपर कास्ट ओनली।
ये कैसा लव है। एंड कीप लुकिंग फॉर द पार्टनर, हाँ, ऑल द Right? एडवर्टीजमेंट्स आर लाइक दिस। तो वो ऑटोमेटिकली उनको कहाँ से अपर कास्ट में ही लव दिखता है। अब मैं वेस्ट में देखता हूँ, दे हैव लव एट फर्स्ट साइट, है ना, तो उसमें लॉजिक है कि भाई यू बोथ लाइक ईच अदर एंड दैट्स। ये तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही लव का एक बड़ा ही सुपरफिशियल, बड़ा मिथिकल, बड़ा ही बोगस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। उसमें ये मैंने कहा अभी आपको ऐसा कभी नहीं होता कि यू फॉल इन लव विद समवन हु यू लाइक, पहले आप लाइक करने से पहले उसकी वो सारी देख लेते हैं, टिक चेकलिस्ट है मार्कर, आपके पास। चेकलिस्ट है, तो फिर आपको लव होता है। इसलिए मैं कहता हूँ जोकिंग वे में कि दैट्स व्हाई वी कीप फॉलिंग इन लव, वी डोंट राइज इन लव, है ना। दैट्स नाइस वन। तो यही हो रहा है। और ये आप देखें कि हर जगह, और इसमें कौन दोषी है? एजुकेटेड क्लास। मैं कहता हूँ लॉन्ग टाइम अगो आई रोट ए पोएम अबाउट दिस कि ये जो वर्ल्ड में जितनी लाइब्रेरीज हैं, जितनी किताबें लिखी जा रही हैं, चाहे वो साइंस हो या सोशल साइंस हो, लिटरेचर हो, कोई भी, अगर आप इनका जिस्ट देखें, सारे इस नॉलेज सिस्टम का मतलब क्या है कि दो लोग आपस में बैठ के बात करें, आपस में प्रेम करें, प्रेम से रहें। यही तो सबका जिस्ट है ना, चाहे वो साइंस हो या वो आइंस्टाइन ने ये सब का यही बोला कि भाई हम लोग ह्यूमैनिटी को कैसे क्लोजर लेके आए साइंस के थ्रू। साहित्य में वो कहते हैं कैसे, है ना, प्रेम। और हमारी सोसाइटी यहाँ बैठी है लाठी लेके, गन लेके, कि भाई ये देखते हैं ये प्रेम कैसे करें। तो उनका सारा स्ट्रगल ये है कि दो लोग प्रेम ना कर पाए, क्योंकि प्रेम करेंगे तो जाति टूटेगी, जाति टूटेगी, आपका पूरा पितर सत्ता और आपका ब्राह्मणिकल सिस्टम पूरा टूट जाएगा। जी जी। और एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब बताते हैं कि आपने जिस जाति में शादी करी उसी जाति से फिर बच्चा पैदा किया, उसको भी उसी जाति का बना दिया, तो यू आर प्रोड्यूसिंग कास्ट अगेन एंड जी अगेन। जी। तो ये तो इनकी एक पूरी सिस्टमेटिक, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है कि नहीं ये तो रोकना है भाई, नहीं तो फिर बचेगा क्या। जी तो जी। ये लग रहा है कि अभी कास्ट का जो स्ट्रगल है, अपकमिंग फ्यूचर, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब संविधान लागू होगा, शिक्षित होंगे लोग, तो बेहतर भारत बनेगा और जाति व्यवस्था ढीली हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको लग रहा है कि अभी अपकमिंग फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरह का अभी नफरत बढ़ रहा है, नई जनरेशन में भी हम देख रहे हैं कि बहुत नफरत बढ़ रही है, जाति व्यवस्था या जातिवाद कभी खत्म होगा? नहीं, जातिवाद नो डाउट कि उसकी परतें ढीली हुई हैं, क्योंकि लोग एजुकेशन में आए हैं, क्वेश्चन किया लोगों ने, और वो उसका स्ट्रक्चर लूज हो रहा है। पर उसका जो है उसका उतना रेजिस्टेंस भी आ रहा है उधर से, विच इज़ ए गुड थिंग, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई एक पीढ़ी तो मारी जाएगी जो रेजिस्टेंस करेगी। अभी जस्ट रिसेंटली आई थिंक देयर वाज समवन सेंट मी एन ईमेल, जो आंध्रा में करम चेडू और छुंडूरू हत्याकांड हुए थे 80s और अर्ली 90s में, मोस्ट ब्रूटल कास्ट एट्रोसिटी, उन पे किसी ने मूवी बनाई है। पर एक्चुअली हम 80s 90s की सेम चीज़ें अभी भी हो रही हैं, अभी भी हो रही है, डी ऑन अ डिफरेंट स्केल, बट अभी भी हो रही हैं। अब तो लोगों ने सीधा जो है ना, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ए मोर ऑफ ए प्रोजेक्शन ना, अब लोग दिखा रहे हैं कि वो आपको पीटेंगे और सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो भी वो डालेंगे, डराने के लिए, डराने कि के। आप डरें कि देखो तुमने अगर लाइन क्रॉस की तो फिर यही हाल होगा। तो उसका मतलब एक तरह से ना ज़्यादा उसका एक तरह से प्रेजेंटेशन हो रहा है अभी कास्ट की, अपनी कास्ट की आइडेंटिटी का बाय द अपर कास्ट, और वो उसके रिटेलिएशन में इधर से भी फिर रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये टकराव है और ये रहेगा कुछ टाइम के लिए, बट आई थिंक एजुकेशन एज बाबा साहब सेड इज़ द की, और उसमें बहुत सारा एजुकेशन अपने समाज को दे। मुझे तो ये लगता है सुमित कि अभी भी हमारा समाज एजुकेटेड नहीं है, इवन बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, डिस्पाइट ऑल दिस गवर्नमेंट के एफर्ट्स की हो। क्योंकि आप देखिए स्कूलों की क्या हालत कर दी है इन्होंने, गवर्नमेंट स्कूलों की। वहाँ यू नो इन टुडेज टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स आर मेंट फॉर SC, ST and OBCs. Because those who can afford, they send their children to the private schools for a better education facility. जो कि वेस्ट में नहीं है, एटलीस्ट एट स्कूलिंग लेवल। वहाँ ये इतनी हायरार्की नहीं है।
कुछ हैं चार्टर स्कूल और बनाए हुए हैं, कुछ लोग दोज हु कैन अफोर्ड दे गो देयर, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आप वहाँ रूल है कि आप जहाँ रह रहे हैं आपके पिन कोड के हिसाब से, जिप कोड के हिसाब से आपका स्कूल तय होता है, और अच्छा। कोई नहीं, हाँ, और कोई नहीं कहीं enter भी कर जाके सकता। एडमिशन नहीं ले सकते। नहीं, तो जिप कोड के हिसाब से, आपके नेबरहुड के हिसाब से आपका स्कूल है, नो वन एल्स कैन एंटर इन दैट। यहाँ IAS का बच्चा जो है किसी और स्कूल में जा रहा है, फिर क्लर्क ऑफिसर का बच्चा, क्लर्क का बच्चा, PN का बच्चा, तो ये लेयर है, जैसे हमारे इसकी वो हैं रैंक्स, वैसे ही स्कूल की लेयर है। अब जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है वो किस तरीके से compete करेगा जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, जब सारा कुछ इंग्लिश मीडियम में, और फिर ये हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है। अब हिंदी को प्रमोट करो, लेकिन आप अपने बच्चों को तो पढ़ाओ हिंदी। खुद के हाँ? बच्चे विदेश पढ़ते हैं, जी। हाँ, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन हमारे बच्चों को चाहेंगे संस्कृत पढ़ें, हिंदी पढ़ें और वो स्वदेशी अपनाएं, लेकिन जी। आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही एक वो है पॉलिटिक्स भी। अब लीडर्स हमारे वो एक आइडियल सेट कर ही नहीं पा रहे हैं। अब दुनिया को लगा दिए कावड़ देने। अब भाई मंत्रियों के लड़के भी तो जाएं, हिंदू धर्म बचाएं। हाँ, ड्यूटी तो इलीट क्लास की होनी चाहिए। हाँ, आप ज़्यादा बड़े भक्त बनते हैं तो ज़्यादा बड़े हिंदू बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये सारा जो आई थिंक इस वजह से कास्ट ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग अब उन्होंने ये एक नया, मैं वो कहीं पढ़ रहा था कि आने वाले टाइम में ना, अभी तो हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर पा रहे हैं कि एक्सक्लूजन है, डिस्क्रिमिनेशन है, बट फ्यूचर में इन लाइक 10-15 ईयर्स जिस तरीके से वी आर ऑल काइंड ऑफ हुक्ड अप विद दिस डेटा, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें वी ऑल विल बी डेटा फॉर द गवर्नमेंट। उसमें फिर ये भी नहीं होगा कि कौन क्या है, क्योंकि everyone is being exploited in the same way। ये भी चक्कर नहीं रहेगा कि ये कौन है, ये इसका एक्सप्लॉयटेशन और इसका इसका मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि सबके पास सेम मोबाइल है, सबके पास सेम डेटा है, तो हम सब इस चक्की में पिस रहे हैं। तो ये एक अनदर चैलेंज है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है एक एक्सटर्नल चैलेंज है जिसने कास्ट जैसे इश्यूज को, आइडेंटिटीज़ को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब आप बताइए कहाँ से एक्टिविस्ट एमर्ज होंगे जो वो सारा दिन जो इसमें वो देख रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस टू दी एंटी कास्ट रेजिस्टेंस। वो तो चाहते हैं कि हम लोग सारा दिन मीडिया पे रहें, बट दैट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी लूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सीरियस चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है कि आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा किया जा रहा है। डू यू थिंक कि भाई देयर इज सम काइंड ऑफ organized planning that you should keep Dalit in certain situation? आप उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मत दो, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें ना करो, क्योंकि हमने देखा भारत में कि एजुकेशन सिस्टम जो जिसमें सरकारी एजुकेशन में दलित बच्चे जा रहे थे तो उनको स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्जिंग के नाम पे उनको बड़े स्कूल में मर्ज कर दे रहे हैं, छोटे स्कूलों को बंद कर दे रहे हैं। जो हमारा SC/ST सब प्लान का पैसा होता है उसको डाइवर्ट कर देते हैं। MP में हमारे पैसे से गाय के लिए चारा खरीदा जा रहा है, कहीं स्टेडियम बनाया जा रहा है, कहीं पर सड़क बनाई जा रही है, हमारे को नहीं दिया जा रहा। तो ये लगता है कि इट्स डेलिबरेटली कोई अटैम्प्ट हो रहा है कि नहीं भाई दलितों को इसी तरह से रखना है अपन को, अगर क्योंकि वाकई में अगर उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा उनको। देखिए, इलीट क्लास हमेशा ही जो है जो प्रोलेटेरिएट उसको दूरी रखती है हमेशा, और ये सारे मैकेनिज्म है उसके, राइट। अब आप देखिए, मैं तो ये देखता हूँ कि फ्यूचर क्या होगा हायर एजुकेशन का। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग ही नहीं बचेंगे, तो ये डिस्कोर्स करने के लिए भी लोग नहीं बचेंगे। अब आप ये देखिए, ये तो यू वुड अग्री टू दिस कि आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन, जो ये जनरेशन जो देख रहे हैं आप 21st सेंचुरी की, आप जो शादी कर रहे हैं मैक्सिमम में दे आर हैविंग 1 or 2 किड्स, ठीक है। तो एंड द काइंड ऑफ मार्केट दैट वी आर लिविंग इन, वी कैंट इवन अफोर्ड हैविंग ए गुड एजुकेशन फॉर देम। और फिर उधर से आप गरीब लोगों को देखें, पुअर पीपल, उनके बच्चे वो रेज ही नहीं कर पा रहे हैं। हाउ वुड दे कम्पीट विद द पीपल और चिल्ड्रन स्टडिंग इन दी सिटीज़? तो आप देखिए कि कितना बड़ा गैप बना दिया। तो यानी कि पुअर जो है वो तो हाशिए पे चला जाएगा, वो वापस गाँवों में जाएगा। तो ये जो सिटीज़ हैं ये किसके लिए रह जाएंगे, ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाले टाइम में कि रिसोर्सेज आर गेटिंग लिमिटेड,
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर लिमिटेड, तो ये सारे इसमें तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? उसमें वही होगा जो गरीब, और गरीब कौन है इस देश सबसे ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। और अब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही है, लेकिन अगर भारत में आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज़्यादा मौत किसकी होंगी? अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो धूप में काम कौन कर रहा है? किसकी हेल्थ ख़राब हो रही है? तो ये बेसिक सवाल हैं जो हमारी पॉलिसी मेकिंग में कहीं दिखते नहीं है। कास्ट का सवाल वो हमको उसमें दिखता नहीं है कि उसको अलग से हम कैटर करें या उस पर कुछ नज़रिया रखें। वी डोंट सी इन इंडियन स्टेट। राइट। और जैसे मतलब हमारा अभी भी बिजनेस में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि पूरा जो है गवर्नमेंट सेक्टर तो सिमट के 5% रह गया, 95% तो प्राइवेट सेक्टर ने टेक ओवर, उसमें हमारे लिए कोई प्लान नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई वो है नहीं। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो है गौरव, और सब हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि भविष्य थोड़ा सा अंधकार में हो सकता है। ये एक सबकी चिंता का कारण है, क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस चल रही हैं, रिसोर्सेज का क्रंच चल रहा है, बहुत कुछ दलितों के साथ हो रहा है। लेकिन आप तो अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ तो सब कुछ ठीक है, मज़े से चल रहा है। तो नहीं ठीक है, लेकिन वन हैज़ टू कीप रेजिस्टिंग। अब जैसे पॉलिटिक्स इज चेंजिंग एंड जॉब्स एंड ऑलवेज देयर आर ऑलवेज स्कैर्सिटी। बट यहाँ बैठ के हम देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार अमेरिका पहुँच गया लड़का, उसकी तो लाइफ बन गई, अब तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ बढ़िया है उधर। हाँ, तो ये ऐसा लगता ही है, लेकिन आई थिंक वहाँ और तरह के स्ट्रगल चैलेंजेस है ना, कि यहाँ कम से कम जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, लोग सिक्योर हैं, वहाँ तो वो भी सिक्योरिटी नहीं है कि आपको लगातार काम करते रहना है, और जहाँ आप फिसले तो ख़त्म, तो वो सपोर्ट नहीं है। यहाँ तो एक बार ये भी होता है कि आदमी जो है कम्युनिटी का सपोर्ट है, वही मैं जो पहले कह रहा था ना कि द वे स्लोली डे बाय डे द कम्युनिटीज़ आर डिसअपियरिंग, जो कम्युनिटी का वो फीलिंग ख़त्म होता जा रहा है, कम्युनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, तो आगे इसकी लड़ाई लड़ेगा कौन अभी? और ये सब कास्ट्स के अंदर चैलेंज है कि ये जो हम लोग लड़ाई लड़े इसको कैरी ऑन कौन करेगा? कम्युनिटीज़ तो रहेंगी नहीं। सही बात है, चैलेंजिंग बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि सिचुएशन है। लेकिन इस पूरी डिस्कशन में जो एक आर्थिक सवाल निकल के आ रहा है, जो आपकी बातों से भी आ रहा है कि भाई ऐसा बना दिया गया है कि काम ही करते रहो, एक वर्ग को सिर्फ सर्विस के लिए ही तैयार किया जा रहा है कि आप उनकी गाड़ी धोएंगे, आप उनका कपड़ा धोएंगे, आप उनका घर और मोहल्ला साफ़ करेंगे, उस तरह की कोशिश हो रही है। तो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद पे मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप एक स्कॉलर हैं। कई बार हम कहते हैं कि पूंजीवाद बहुत बुरा है, और कई बार कुछ लोगों का ये भी तर्क है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि पूंजीवाद कहीं ना कहीं दलितों के लिए एक लिबरेशन का रास्ता तय करता है। क्योंकि उदाहरण अगर मैं दूं कि आप अगर पढ़ सकते हैं और आप में पढ़ाई की काबिलियत है, तो ब्राह्मणवाद कहता है कि नहीं, आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन पूंजीवाद में अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं किसी बेटर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकता हूँ, या मैं क्राउड फंडिंग कर सकता हूँ, किसी तरह से मैं पढ़ने के अवसर ले सकता हूँ। तो इस डिबेट को आप कैसे देख रहे हैं, ब्राह्मणिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म? हाउ डू यू सी कि क्या कैपिटलिज्म एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, लिबरलिज्म एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है दलितों के लिए? हाउ डू यू सी इट? जब कैपिटलिज्म आया इंडिया में थ्रू लिबरलाइजेशन, और ये 90s के दौर में, और फिर विदिन 10 years इट एक्चुअली टुक ओवर द मार्केट एंड ऑल, तब ये लग रहा था, जैसे बहुत सारे दलित स्कॉलर्स ने भी लिखा कि ये दलितों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी खोलेगा। एंड एक्चुअली बट दैट्स हाउ कैपिटलिज्म फंक्शन। वो कहते हैं, एक स्कॉलर थे चंद्रभान प्रसाद, वो कहते थे कि नो वन आस्क्ड द कास्ट ऑफ द पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय। नहीं, इंडिया में पूछते हैं। हाँ, तो ये इनिशियल था, इनिशियल था। एंड आई थिंक कैपिटलिज्म का ये नेचर है कि जब वो इनिशियल में आता है ना, इट एक्चुअली बेनिफिट्स सो मेनी पीपल फॉर ए वेरी शॉर्ट टर्म। ये ऐसे ही है जैसे मैं इंडिया में ऊबर कर रहा हूँ हर जगह जाने के लिए, मैं हर ऊबर ड्राइवर से पूछता हूँ, मैंने कहा यार कैसे काम ठीक चल जाता है, मंथली हो जाता है? तो सबका एक ही आंसर था, कह रहे सर ये तो शुरू में तो ठीक था, शुरू में तो ठीक था। तो ये सब कैपिटलिज्म हमेशा शुरू में अच्छा लगता है, वो सब ये लग्जरी लेके आता है, मॉल बनते हैं, ये बनते हैं, बट आफ्टर ए वाइल हु विल बी एबल टू अफोर्ड दिस? ये इतना गाड़ियाँ देखेंगे आप, कौन चला रहा है इन गाड़ियों को, हु इज? तो या
हाँ, या ये ऊबराइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, जोमेटोइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, तो आप देखिए उनकी लाइफ अगर स्टडी करके देखें तो वो एक्चुअली दे आर बेयरली मेकिंग द एंड्स मीट, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल है। मैं उस ऊबर वाले से मैंने पूछा कि भाई अगर ये काम नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे, प्लान बी क्या है? तो वो कह रहे सर मेरे गांव में थोड़ा सा एक छोटी सी ज़मीन है, तो मैं रेडी हूँ वापस जाने के लिए। तो ऐसा मैंने बहुतों से पूछा, अब जिनके पास ज़मीन नहीं है वो दिल गो बैक, क्योंकि यहाँ आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते जिस तरीके का। तो ये तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है जो कि लोअर क्लास में है। तो ये यही कैपिटलिज्म का था। अब देखो जहाँ कैपिटलिज्म और उसकी जैसे मार्क्सिस्ट जो डिस्कोर्स है, जो दे फेल टू अंडरस्टैंड कास्ट इन वे, तो मेरा मानना है कि भी इंडिया में जिसको हम अपर क्लास कहते हैं वो अपर कास्ट है, जिसको लोअर क्लास कहते हैं वो लोअर कास्ट में। तो यानी कि यहाँ हम लोग इन्होंने बहुत टाइम से कंफ्यूज किया ये कास्ट क्लास, पर वो बड़ी स्ट्रिक्ट बड़ी क्लियर कैटेगरी है वो, दैट्स वेरी विजिबल। आप देखना ही चाहो तो कोई क्या कर सकता है। हाँ, क्योंकि क्लास जो है ये क्लास जो है ये तो पूंजी से मर्ज हो रही है ना। लेकिन कास्ट जो है वो उसका जो इमर्जेंस है वो रिलीजन के उससे पैदा होती है। उसकी लेयर जो है बहुत सारी लेयर वो रिलीजन के अंडर प्रोटेक्टेड है। क्लास थोड़ी कहती है कि भी आपने ये डाल लिया तो आप रिच रहेंगे लेकिन कास्ट कहती है कि आप इसमें पैदा हो गए, अब आपकी सेफ्टी है, पूरा वॉल तैयार है आपके, सेफ्टी वॉल, एंड दैट हैपन्स। और इसीलिए हजारों सालों से वो सेफ्टी वॉल तैयार किए। तो इन दैट वे सी हाउ ब्राह्मणिज्म इज स्टिल वेरी पावरफुल। और इंडिया में ये कास्ट कैपिटलिज्म है। आप पूरा सर्वे करके कास्ट कैपिटलिज्म, तो इट्स अ मिक्सचर फ्यूजन ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म जी। तो उसमें दैट्स मोर डेडली कॉम्बिनेशन। राइट। आपको पता है जब बाबा साहब जो 1927 या 8 में ही वाज अपोजिंग a bill which was brought by the Britishers and he needed the help of the communists. 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी थी, तो उनकी हेल्प ली बाबा साहब ने। तो वो जो हेल्प उनकी नेगोशिएशन हुई, बाबा साहब वाज वेरी क्लियर इन दैट। बाबा साहब ने कहा कि आप मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन आप मेरी शर्त ये है कि आप इस वर्किंग क्लास को, इस मजदूर क्लास को ये बताएंगे क्लियरली कि पूंजीवाद कैपिटलिज्म is not their first enemy. The first enemy is Brahmanism. क्योंकि इन मजदूरों का कोई यूनियन बन ही नहीं सकता, क्योंकि दे आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द कास्ट। आप लीडर बना के देख लिए, जो लीडर, जो वर्कर जिसकी जाति कंपनी के मालिक की जाति से मिलती है, तो वो हमेशा वो तो प्राउड फील करता है, मेरी जात का आदमी मालिक है भाई। और वही बनाएगा, वो कहेगा अच्छा तुम बनो यार लीडर इनके, ही विल सपोर्ट। तो वो एकदम जो फेक रिप्रेजेंटेशन वो हुआ ही नहीं। इसीलिए बाबा साहब ने कॉन्सेप्ट यूज किया डिवीजन ऑफ लेबरर्स, और वो अभी तक है, उसमें वो चेंज आ ही नहीं पाया और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को ही नहीं हम समझ पा रहे हैं। तो कैपिटलिज्म ने यस इट ब्रोक सम दैट रिजिडिटी ब्रेक किया ब्राह्मणिज्म का, पर अभी उसका स्ट्रक्चर पूरा हिला नहीं पा रहा है वो, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है, क्योंकि वो इंटैक्ट है। और इंडिया में जो कैपिटलिस्ट मनी, जिनके पास पूंजी है, जो अमीर लोग हैं, वो भी तो जाति के हिसाब से ही है ना जी, कि आपकी जाति आपको तय करेगी कि आपको विरासत में कितने करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी, कितने करोड़ का धंधा मिलेगा, कितना बैंक बैलेंस मिलेगा। इट इज डिसाइडेड बाय द कास्ट। राइट। अब ये जो रिच अपर कास्ट हैं, जो रिच कास्ट हैं, वो तो उनके पास तो अल्टरनेटिव है, दे कैन गो सेटल इन अब्रॉड। वो उन्होंने कर भी रखा है वहाँ पे। और आपको पता है यूके में अगर आप कभी जाएं तो यूके में कास्ट वाइज गेटो बने हुए हैं। वो दे डोंट अलाउ द अदर कास्ट एंटरिंग इन देयर गेटो, क्योंकि हाँ, तो ऐसे ये एनक्लेव, कास्ट एनक्लेव बनते जा रहे हैं, जिसमें उनका अपना मंदिर होगा, उनके अपने रिचुअल्स होंगे, और कोई एंटर नहीं कर पाएगा। तो यानी कि द ब्राह्मणिज्म विल कम बैक इन दिस फॉर्म। इस पे कोई सवाल नहीं करेगा कि भी यार अगर वहाँ तो जाके आप इंडियन हो जाओ, कम से कम बाहर तो लेट एवरीवन कम एंड बी पार्ट ऑफ। अभी भी देखिए इतने मंदिर हैं यूएस में, कहीं भी कोई दलितों का मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं, या उनको इंक्लूड नहीं किया गया। यूके अगर आप कभी जाएं, there are 23 रविदासियस गुरुद्वारास, 23, जो कि बड़ा नंबर है। क्यों जरूरत पड़ी उनको? बिकॉज दी अपर कास्ट जो सिख लॉबी, उन्होंने कभी उनको अलाउ ही नहीं किया। और ये सेम चीज़ वहीं होगा यूएस में। तो दिस इज हाउ
ऐसे कास्ट काम कर रही है, ये कैपिटलिज्म ही तो है। मंदिर इज ए कैपिटलिस्ट थिंग नाउ, क्योंकि उससे रोजगार मिल रहा है। और वो ऐसा रिटर्न है कि वो नुकसान की गुंजाइश ही नहीं है। जी 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 शेयर डूबेगा नहीं, ऊपर जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। गौरव थोड़ा माइक आप क्लोज कर लें, और कुछ आखिरी सवाल ले रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग। मैं जब अमेरिका की यात्रा पर आया तो वॉशिंगटन डीसी में हमारा प्लान था मिलने का, लेकिन आपकी माता जी जो हैं वो उस समय उनका देहांत हो गया, तो आपको इंडिया आना पड़ा। हालांकि मैं आपके घर पे ही रुका, और वहाँ आपकी किताब जब मैं पलट रहा था तो उसमें आपने अपनी माँ का जिक्र किया है। तो एक बच्चा जो हरियाणा में पला बड़ा, कई भाई बहन, कैसी परिस्थितियों से वो निकला होगा, और फिर वो माँ का किरदार आता है, काफ़ी इमोशनल भी होता है, काफ़ी पावरफुल भी होता है। हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ कितनी उन्होंने मेहनत करी है वो हमने देखी है। हाउ डू यू सी योर मदर एज ए फिगर, एज ए कैरेक्टर? My mother she never been to school, but I think she was a very wise woman. उनके अंदर वो कहते हैं ना अपने हरियाणा में कि वो कड़े हुए थे, पड़े हुए तो नहीं थे। तो वो शी वॉज वेरी वाइज, और मेरे से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। आई थिंक अमंग ऑल माई सिबलिंग्स मेरे से वो बहुत अफेक्शन था उनका, और वो मुझे बड़ा लकी भी समझती थी। अच्छा। वो ना गांव की जो मिथ रहती हैं उनकी अपने वो सोचते थे कि जिस दिन मैं पैदा हुआ तो उस दिन जो है सब खुशहाली आनी शुरू हो गई। तो उनका वो ऐसा मिथ था। और तो मैं जब भी कहीं जाता था, ये एडमिशन हो गया इधर या ये हो गया, वो कहती थी अभी तो और आगे जाना है। अच्छा। अभी तो और आगे। तो मैंने कहा माता जी अब तो हॉलीवुड में भी काम कर लिया। वो कह रहे नहीं नहीं अभी तो जर्नी बहुत लंबी है। तो उनको हमेशा जो है एक जबकि उनको वो बेचारी कभी अपने कैथल से बाहर ही नहीं गई अपने डिस्ट्रिक्ट से, तो उनका वो है। तो आई थिंक एंड ऑल्सो जैसे उनका जो डेडिकेशन था, शी वॉज अ रियल होम मेकर। और मैंने जब पोइट्री लिखना शुरू किया तो उनको उनके बारे में ही लिखा, पहली कुछ पोएम्स उन्हीं के बारे में लिखी कि वो जो एक मैं बल्कि मजाक करता था अपने दोस्तों से, क्योंकि उन सब की मैं शहर में शिफ्ट हो गया तो शहर में जितने मेरे दोस्त थे सबकी माएँ काम कर रही थी, वर्किंग वुमेन थी, पढ़ी लिखी थी। तो मैं कहता था कि यार जो तुम्हारी माएँ प्यार करती हैं ना वो बड़ा कैलकुलेटिव है। अच्छा। क्योंकि वो देखेंगी तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड, फिर उसके हिसाब से तुम्हें प्यार करेंगी। मेरी माँ को तो इतना ही खुशी है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, चाहे वहाँ से भाग के आ रहा हूँ वापस, लेकिन जो है मैं स्कूल जा रहा हूँ, दैट इज़ द ओनली थिंग शी वांट्स। तो वो कितना उनका वो था कि भी बच्चा स्कूल जा रहा है बस, तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। तो आई थिंक हर जो डेडिकेशन था उसने मुझे इंस्पायर किया, और अभी भी करते हैं कि लगता है कि जैसे वो मतलब अभी भी यही है। अब क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली 2 months अगो शी पास्ड अवे, और मैं चलो आ गया लास्ट उनके दर्शन करने, बट इट वाज सडन डेथ, सेम लाइक माय फादर पास्ड अवे सेम वे। तो पर उनका कंट्रीब्यूशन तो हमेशा ही कहती थी कि भाई जो है पढ़ो। मेरे फादर तो बहुत ही बिटकराइट थे। वो कहते थे कि भाई पढ़ो जब तक मैं जिंदा हूँ, अच्छा, तुम जॉब मत करो। कह रहे ये जॉब तो मैंने भी करी है, तो मैं क्या कर पाया है। ओह अच्छा, मतलब जनरली हमारे घरों में ये होता है 12वीं पास होगी चलो दौड़ लगाओ कांस्टेबल बनना है, ऐसा नहीं था कि पढ़ो। तो उन्होंने कहा पढ़ो, क्योंकि बीच में मैं डाइवर्ट हो गया था, मैं दुकान लगा करने, कई साल 6-7 साल डाइवर्ट रहा, फिर दोबारा एजुकेशन में आया। तो दुकान मैंने अभी जिक्र हो रहा था तो बता रहे थे कि दुकानें खोली और कई साल तक चलाई और पढ़ाई लिखाई से एकदम ताल्लुका टूट गया। हाँ, तो वो बेसिकली इट वाज, तो मैं कॉलेज जो है बस बेसिकली उसी दौरान वो कर रहा था, कुछ क्लासें अटेंड कर ली, बट मेनली वाज फोकसिंग ऑन द शॉप बिजनेस में। क्या दुकान थी? तो दुकान थी ये जो मोमेंटो, शील्ड, ट्रॉफीज और ये सब जो थे ना, ये बेचते थे और वो खुद ही असेंबल करते थे उनको। तो मैं उसके लिए जाता था, ट्रैवल खूब करता था। तो उसमें भी मुझे फिर ये एक्सपीरियंस हुए कि जैसे कैसे जो हमारा जो शहर है वो बनियों का शहर था। अच्छा। तो कैसे उन्होंने कितनी बार ह्यूमिलिएट किया होगा इन्हीं बातों को लेके, कि तुम्हें ये नहीं आता, पैसे गिनने नहीं आते, इस तरह के पता नहीं कितने बार उन्होंने
कभी सामान ले लेंगे, पैसे नहीं देंगे। अच्छा। तो इस तरीके से एक डेलिब्रेट के वो धीरे 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 दे स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग, जो हम, क्योंकि हमारा पहला काम था वो, हाँ, तो उन्होंने फिर वो भी रखने शुरू कर दिए वैसे ही अपनी दुकानों में, हाँ, और धीरे धीरे कैप्चर किया उन्होंने। हाँ। पर खैर वो चल रहा था। मेरा ड्रीम था कि मैं जो है मेरी 3 दुकानें हों, अरे वाह। और मैं बस मेरे फादर भी चाहते थे कि इसकी 3 दुकानें हों, और ये जो ब्याह कर ले और गांव में सेट हो हाँ, जाए। सेटल हो जाए, बस यही था, और कोई नहीं ड्रीम था। फिर आई थिंक देयर वाज ए वन डे there was a neighbor in our family who was a central government officer। तो वो आए, वो बैठे आ जाते थे, और उन्होंने पूछा मुझे कि भाई आप जो है इस लड़के को थोड़ा सा मौका दीजिए पढ़ाई के लिए। तो वो एक छोटी सी जो गाइडेंस थी मेरे फादर को, तो दैट एक्चुअली ब्रॉट मी आउट ऑफ दैट सिटी। और फिर आए किसी तरीके से, किसी ने फिर आगे गाइड किया जेएनयू के बारे में। तो आपको पता नहीं था जेएनयू क्या है, कहाँ जाना है? आई हैड नो आइडिया। मैं और कोई मुझे पता ही नहीं था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है। ओह अच्छा। तो मैं जो है वहीं से वो करके एमए कर रखी थी, आया। लेकिन वहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हम इंग्लिश में एमए थी। अब आपको तो पता है हमारे हरियाणा में तो कहते हैं वहाँ तो एमए इंग्लिश भी हिंदी में होती है। तो दिस इज ए गर्ल। हाँ, गर्ल माने लड़की। तो वो डिग्री तो ले ली, पर उसका वर्थ कुछ नहीं था। तो फिर ये आके जेएनयू में फिर नई सिरे से एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन हुआ, वो भी किसी ने गाइड किया। तो उसके बाद फिर आई अंडरस्टूड कि ये होती है एजुकेशन। अच्छा। और ऐसे पढ़ाई होती है। एंड वी वर टॉट बाय इंडियाज टॉप सोशियोलॉजिस्ट और ये वो। तो वो एम्पावरमेंट आया जेएनयू से। एंड वो उसके बाद हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। कमाल का एक टर्निंग पॉइंट है। और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जीवन में भी ऐसा ही प्रसंग है, जब उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी थी किसी उनके पिता के क्लर्क ने कहा कि पढ़ लिख के क्या करेगा ये बच्चा, दुकान पे बिठाओ। फूल बेचते थे वो लोग, और फूल बिठा दिया। लेकिन एक क्रिश्चियन के कहने पे दोबारा उनको एडमिशन कराया गया, और देखिए फिर आज उनका क्या जीवन है, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे ही ज़िंदगी बदल जाती है कभी कभी अच्छी सलाह से। गांव में किस तरह का माहौल है? वहाँ पढ़ाई लिखाई करी होगी, घर परिवार में किस तरह का माहौल है? फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं आप क्या? आपके घर में पहले कोई पढ़े लिखे थे? नहीं, मेरे फादर पढ़े लिखे थे, बट ही डिडंट गो फॉर हायर एजुकेशन। So you are the first graduate? फर्स्ट ग्रेजुएट हायर एजुकेशन में। और मेरी सिस्टर, अनफॉर्चुनेटली माय सिबलिंग्स कुड नॉट स्टडी। तो आई थिंक वो मे बी क्या मोटिवेशन या जो भी गाइडेंस नहीं होता, करियर के बारे में नहीं मालूम होता। तो मैं भी बस जो आई थिंक वो ऐसे ही हो गया बस। कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं था, क्योंकि वो जो मोटिवेशन होता है आपको ग्रूम करना था, वो नहीं था फैमिली में। तो वो क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता कि क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है। खुद भी नॉलेज नहीं होती है लोगों को। जी। और ये सारे क्योंकि हम लोगों ने ये देखे हैं, तो इसलिए आज हम लोग यूएस में हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे बहुजन स्कॉलर्स ग्रुप। उसके ज़रिए हम लोग यहाँ से जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं उनको गाइड करते हैं। तो हम लोगों ने ग्रुप बना, उसमें करीब 70-75 पीएचडी स्टूडेंट इंक्लूड किए जो यूएस में पीएचडी कर रहे हैं। तो ये हमें भी अब नई इन्फॉर्मेशन पर जब हमने ग्रुप बनाया तो पता चला भी इतने सारे अब स्टूडेंट आ गए। हमारे टाइम में तो कोई भी नहीं था। तो अब वो सारे स्टूडेंट मिलके यहाँ के स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। दे हेल्प विद देम विद देयर एडमिशन प्रोसेस, और सारी उनके एसओपी ये वो उनमें कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको ग्रूम करते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा, और यही होना चाहिए। आई थिंक यू जस्ट पास द बैटन टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक कास्ट प्रिविलेज भी है कि आपके घर में आपको बता दिया जाएगा कि आपको डॉक्टर बनना है तो कौन सी स्ट्रीम आपको 11th में लेना है, और फिर कैसे नीट से एग्ज़ाम से पहले आपको तैयारी करनी है। तो जो गाइडेंस आपको मिल जाती है वो ऐसे ही नहीं मिल रही, वो कास्ट प्रिविलेज है, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। और ये देखिए कितनी कमाल की बात है कि जो लड़का कभी कैथल में शील्ड या मोमेंटो बेचा करता था, आज वो दुनिया में उसको मोमेंटो रिसीव हो रहे हैं, वो दुनिया उसको अवॉर्ड कर रही है। तो ये बहुत इनक्रेडिबल जर्नी है, और मुझे लगता है काफ़ी सिमिलैरिटी भी है जो दलित एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, ज़्यादातर हमारे परिवारों की ऐसी ही जर्नी है। सो हाउ डू यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कि भाई कुछ करो ना करो, पढ़ो तो सही।
हाँ पढ़ना और आई थिंक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना, ये गोल होना चाहिए. ये इट कुड बी इंडिया, यहाँ होना चाहिए. बाहर कोई जा सकता था जाए, लेकिन यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूशन में, दैट टेक्स यू फ्यू स्टेप्स अहेड. तो अपने होम टाउन से बाहर निकलना पड़ेगा. वो कंफर्ट जोन जो आप पहले भी कहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. और जो उससे निकल पाया, आई थिंक देन द होल वर्ल्ड इज वेलकमिंग हिम. तो ये एजुकेशन का है. और उसके साथ साथ जो है आई थिंक मैं जहाँ तक अपने आप को देखता हूँ कि उसके साथ वो ह्यूमिलिटी जो आती है, वो बाबा साहब जैसे लोगों की जीवनी पढ़ने से, बुद्धिज़्म से जैसे हम लोगों ने काफ़ी सीखा कि भी आप कंपैशन भी लेके आए. ये ना हो कि एजुकेशन से एरोगेंस आ जाए जैसे जनरली, क्योंकि समटाइम फील दिस डिग्रीज एंड ऑल, ये डिग्रीज आपकी एरोगेंस बन जाती हैं, स्टेटस सिंबल बन जाती है. मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, तेरे से बात करूँगा क्या? हाँ. तो आई थिंक वन शुड हैव दैट स्किल to go back to the village and talk to the person who doesn't know anything about education. तो उस तक कैसे पहुंचा जाए, ये सारी एजुकेशन के टूल आई थिंक वही एजुकेशन है कि हम लोग पहुंच पा रहे हैं. अगर नहीं पहुंच पा रहे, इट मीन्स देन वी आर बिकमिंग पार्ट ऑफ दैट एलीट क्लास. और उसमें तो बहुत अच्छा है, वहाँ तो यू कैन एंजॉय, यू हैव ऑल द लग्जरी. बट वहाँ नीचे जाना जो है वो वो टफ है. इसी तरह लाइक अपने भीतर जाना वो सबसे खतरनाक है. हम तो सब आउटर नाउ इन सोशल मीडिया एवरी टाइम, बट अंदर की जर्नी जो है वो टफ है, टफेस्ट है. वाह, क्या खूबसूरती से समझा रहे हैं. और वो भाव आता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है, जिस व्यक्ति में एक ह्यूमिलिटी है, वो आपके आसपास आपको नज़र आती है, ना कि आप एरोगेंट हो जाएं कि अब तू बताएगा हमें, अब तू जवान लड़ाएगा. तो वो हम इंडिया में इस तरह की ह्यूमिलिटी कम देखते हैं. गौरव, मैं जब डीसी गया तो मिशेल से भी मिला. मिशेल बहुत ही प्यारी महिला है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल उनका किरदार है. आप मिशेल से कैसे मिले? ये हरियाणा का छोरा, अमेरिका की छोरी, ये जो लव स्टोरी है थोड़ा उसमें भी बताएं तो मुझे लगता है दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग. आई थिंक दैट आल्सो आई वुड गिव क्रेडिट टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन. तो हम लोग जेएनयू में इकट्ठे क्लासमेट थे. ओके. तो शी केम टू स्टडी फॉर वन सेमेस्टर. तो हम लोग वहीं मिले. और then and then I think seeing my struggle, that also kind of motivated her to be part of our movement. And she also contributes in different ways to motivate people, educate and guide, and provide a lot of guidance कि ये करा जा सकता है. Because I think one day when you will also talk to her, you will say that उसने भी कैसे कास्ट इन डिस्क्रिमिनेशन फेस किया यहाँ. क्योंकि उसको आप जैसे जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो जो जैसे पीपल फॉरेनर स्पेशली, इफ दे कम हियर largely what I also saw is always they hang out with the elite class, है ना. ये एक रेयर केस था उसके लिए. but now everyone is asking her कि ये है कौन. Now she's a sociologist, she knows everything in and out about caste system, but she will pretend कि उसको पता नहीं है. तो उसको बहुत pretend करना पड़ा because she didn't want to reveal. So you see how the person who is close to you can also have that same kind of stigma. वो उसकी आइडेंटिटी को भी अफेक्ट करता है. तो वो ये दिस इज़ वेरी सीरियस, बिकॉज एक तो दलित व्यक्ति अपनी पीड़ा से गुजर रहा है और कोई उसमें अगर साथी है तो उसको भी आप स्टिग्मा दे देते हैं, लेबल कर देते हैं, एंड देन वो पर्सन भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसका उस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अब वो भी उसका पार्ट बन गया क्योंकि कि आप उससे लिंक्ड है ना. अगर आप एक इलीट उससे लिंक्ड है तो यू गेट ऑल द प्रिविलेज, बट हियर यू डोंट गेट द प्रिविलेज. तो ये सारा देखिए कैसे. तो इसी क्वेश्चन को हमने अपने रिसर्च में एक्सप्लोर किया था कि, और ये ब्रॉडर क्वेश्चन है कि हाउ डज स्टिग्मा अफेक्ट द पर्सन हु इज क्लोज टू स्टिग्मेटाइज पर्सन, है ना. जैसे अभी मेरे अपर कास्ट दोस्त हैं, अगर वो मेरी स्टोरी से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग फ्रेंड. एग्जैक्टली. अगर वो अफेक्ट नहीं हो रहे in whichever way, so it means then they are just there, they have nothing to contribute. तो वो कैसे उनको अफेक्ट कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है. और यही आप हमको ह्यूमन बीइंग बनाता है. आई मीन व्हेन यू लुक एट बाबा साहब का स्ट्रगल, उन्होंने जो अपनी कोर कमेटी बनाई थी जिसमें 12 लोग थे, उसमें से 6 तो ब्राह्मण थे.
So it was he was never against Brahmins or an upper caste. He was against this ideology जो हमें ये बनाती है. जो आपको सुपीरियर और हमको इन्फीरियर बोलती है, तो हम उस आइडिया के खिलाफ हैं. हाँ. तो वो इम्पोर्टेंट है कि इस बात को सब लोग समझें कि अक्सर हमको लेबल कर देते हैं कि तुम तो ब्राह्मणों से नफरत करते हो, तुम इस जाति से नफरत करते हो. हम ऐसा नहीं है यार, हम नफरत नहीं कर रहे, हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं. हमारे भी बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो ब्राह्मण हैं. मैं अब जर्नलिज्म में हूँ तो मुझे जहाँ पे भी मैंने काम किया मुझे कोई दलित मिला ही नहीं जर्नलिस्ट. तो मेरे सारे दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं वो सब ब्राह्मण और अपर कास्ट के, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, वही लोग हैं. और उसमें कई बहुत अच्छे लोग भी हैं, कई बहुत बुरे भी हैं जिनके एक्सपीरियंसेस मैं अक्सर शेयर करता हूँ. लेकिन देयर आर सम गुड पीपल ऑल्सो. तो ये लेबल मत करो यार हमको. वी आर जस्ट टेलिंग योर एक्सपीरियंसेस और आपको वो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा. अब जैसे मेरे कोई दोस्त हैं, अगर वो मेरे सामने वो सेक्रेट थ्रेड डाल रहा है, मैं उसको रोकता हूँ. मैं कहता हूँ भाई यू आर टेलिंग मी दैट यू आर सुपीरियर देन, यू आर बेटर देन मी. यू आर टेलिंग मी आई एम इन्फीरियर देन यू. मैंने कहा बिकॉज इफ यू आर डूइंग दिस जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन दिस, तो मैंने कहा फिर यू विल बिलीव दैट यू आर सुपीरियर. वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा ही आएगा. क्योंकि ओनली टॉप 3 कास्ट कैन वेयर दिस थ्रेड. मैंने कहा ये 80% तो इसको तो अलाउड ही नहीं है पहनना. तो ईदर यू गिव टू एवरीवन और यू जस्ट स्टॉप डूइंग दिस. तो मैंने कहा ये और अगर आप ये कॉन्शियस नहीं है तो फिर आपके एजुकेटेड होने का कोई मतलब नहीं. और उस दोस्ती में भी फिर सवाल आता है कि क्या आप सिर्फ बैठ के मौज मस्ती के लिए बैठे हैं, या आप उस पीड़ा में भी एक कहीं की सहानुभूति रखते हैं कि नहीं भाई जो हुआ है गलत हुआ है और अब इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है. तो दिस वाज रियली गुड लिसनिंग टू यू. और मुझे तो बहुत मज़ा आया. मैं चाहता था कि और ज़्यादा बात हो, लेकिन चूँकि यू हैव टू लीव एंड यू हैव अदर एंगेजमेंट्स ऑल्सो. कुछ और प्रोजेक्ट है अभी फ्यूचर में आने का? कुछ फिल्म से जुड़ा हुआ, कुछ और किताब से जुड़ा हुआ, कुछ काम कर रहे हैं? आई थिंक राइटिंग्स आ रही हैं कुछ, तो उसमें काम कर रहे हैं. पोइट्री का भी बहुत लोगों ने बोला, तो उसका एक पब्लिकेशन यू शुड डू इट. यू आर वेरी गुड ताकि क्योंकि वो पोएम इतनी पुरानी हो चुकी है ना, तो लोग कहते हैं कि अगर उसको नहीं छापा तो इट विल बिकम इररिलेवेंट, अगली जनरेशन को समझ ही नहीं आएगा. तो उसको निकालने का प्लान है. और बाकी रिसर्च राइटिंग, आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन ए आइडिया ऑफ टाइम, कि जो टाइम है ना, टेम्पोरलिटी, उसका कास्ट से क्या लिंक है. कि क्योंकि जो हिस्टोरिकली आप जब देखें तो जो टाइम है वो हमेशा जो है, जो ब्राह्मणिकल माइंडसेट है उसने कंट्रोल करके रखा कि आपको कितने बजे कहाँ जाना है. दलितों को यहाँ अलाउड नहीं है, वो अलाउड है तो ओनली दिस टाइम, राइट. उनके उससे बियॉन्ड तो सारा डिस्कोर्स टाइम के अराउंड है. तो फिर बाबा साहब आए जिन्होंने by giving the right to equality, giving the particular age of marriage or age of education, वो सारा टाइमिंग चेंज कर दिया जिससे एम्पावरमेंट आया. बट अदरवाइज वो सारी का हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, इट वाज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द आइडिया ऑफ टाइम. जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि जो दलित लोग हैं तो बाहर रहते थे शहर से, so they would come in the village to clean the village exactly at noon, ताकि वो परछाई छोटी हो जाती है उस टाइम पे. तो वो टाइमिंग सेट कर रखी थी पूरी, राइट. और फिर बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के वर्क के साथ डिग्निटी अटैच करी, तो यहाँ वो टाइमिंग ही चेंज कर दी उसकी. तो वो सारा, तो उस एंगल से कास्ट को स्टडी नहीं किया. दैट्स समथिंग रियली ग्रेट, क्योंकि पहले हमने ऐसा सुना नहीं और ऐसा काम शायद किसी ने किया भी नहीं है. So it's better that more people like you are coming up with a new idea and exploring the issue of caste. मैं लास्ट सवाल ले रहा हूँ. ये जिस तरह का आपने मेरे को जिक्र किया कि मैं दुकान खोल के बैठ गया था, लेकिन एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली. तो अपॉर्चुनिटी और मेरिट, ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो जन्मजात मेरिट हैं ना, वी हैव दैट मेरिट बाय वर्च्यू, वो हमको बर्थ से मिल गया है और हम ज़्यादा बेटर हैं, आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आपके पास वो मौका नहीं है. और एक तरफ एक अपॉर्चुनिटी आती है जो किसी भी व्यक्ति को उस लेवल पर पहुंचाने में मदद कर सकती है अगर आपके पास सही से गाइडेंस और बाकी चीज़ें हों. तो हाउ डू यू सी दिस ताना कि तुम्हें मेरिट नहीं है या तुम्हें मौका नहीं मिला? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मौके मिले हों पर उसने वो मौका को कैश नहीं किया. हमारे सोशियोलॉजी में एक थिंकर हैं, फ्रेंच थिंकर, पियरे बोर्डियू. उनका बड़ा कॉन्सेप्ट, उन्होंने इस पे काम किया, बहुत सारा स्टडीज़ किया फ्रांस का, और वो हमने बहुत सारा यूज़ भी किया. वो कहते हैं कि जैसे एक सोशल कैपिटल होता है, यानी कि आप कितने लोगों को जानते हैं, आपके सर्कल में कौन है. जैसे मान लो आपके पास जॉब नहीं है,
बट आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में एक MP आपका जानकार है, ठीक है, आपने उससे कांटेक्ट किया और उसने तुरंत आपको जॉब दे दी, तो आपकी सोशल कैपिटल, मतलब आपकी इकोनॉमिक कैपिटल इज लिंक्ड विद योर सोशल कैपिटल। आज आप एकदम गरीब थे, बेरोजगार, कल आपकी जॉब लगा दी उसने और आप एकदम, राइट। तो अब ये जो प्रोसेस है, अब इसमें कौन हो सकता है? इट्स वेरी ऑब्वियस कि जिनके पास ट्रेडिशनली जिनके लोग बैठे हैं, जिनकी फैमिली में ही ऑलरेडी पॉलिटिशियन IAS ऑफिसर हैं, तो उनका कैपिटल हमसे हाई होगा। तो एजुकेशन जो है वो क्या करती है, एक तो आपका सोशल कैपिटल जनरेट करती है। जैसे अभी हम लोग JNU में पढ़े, तो द एडवांटेज ऑफ स्टडिंग इन ए गुड इंस्टीट्यूशन दैट यू ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यू गेन दैट सोशल कैपिटल। कि आज हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत MP, कई दोस्त जो हैं वो IAS हैं, IPS हैं। तो यू सी हाउ वो तो ये तो यानी कि अब आप किसी को अपॉर्चुनिटी मिली एजुकेशन करने की, पर उसका वो कैश नहीं कर पा रहा, उसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। फिर बोलते हैं, कहते हैं एक अनदर कॉन्सेप्ट वो कहते हैं कल्चरल कैपिटल, कि वो कल्चरल कैपिटल आप एजुकेशन से गेन करते हैं। जैसे कि ये जो आप देखते हैं कि जैसे ही आप इस स्पेस में, यूनिवर्सिटी स्पेस में एंटर करते हैं, इलीट, आप मान लो हार्वर्ड चले गए, ऑक्सफोर्ड चले गए, आप देखिए उनके स्टूडेंट्स की लैंग्वेज, वो जो कॉन्फिडेंस एजुकेशन देती है। तो ये पार्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल है। वो ऐसे नहीं आ सकता, कोई आउटसाइड वहाँ चला जाए उसके अंदर नहीं आएगा। जब आप उस स्पेस का पार्ट बनते हैं, देन यू गेन दैट कॉन्फिडेंस, और ये पार्ट है कल्चरल कैपिटल। तो ऑफ कोर्स, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आप कह रहे थे, ये उस कॉन्फिडेंस से आप उसको कैश करते हैं। नहीं तो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, उनके पास सब कुछ होते हुए, बट ही डजंट नो हाउ टू present himself, how to even express himself, तो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। तो यानी कि you have to be smart in every sense to catch that opportunity, और उसके लिए the best education would always be helpful, और वो confidence आता है एजुकेशन से एंड पढ़ने से, vocabulary से। तो इसलिए मैं अपने, बल्कि मैं कहता हूँ हमारे लोग बहुत सारे वो इंग्लिश को लेके, मैं कहता हूँ इंग्लिश की उतनी लैंग्वेज की उतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि हम लोग पढ़ते नहीं, हमारे पास वोकेबलरी नहीं है। ग्रामर सबको आती है, सबको इतना तो स्कूल में सिखा, लेकिन उसको जब वो उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो मसाला चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो नहीं है, वो नहीं है आपके पास में। और वो उसमें हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं है, उसमें वो भाषा में है ही नहीं वो आपके, क्योंकि आपका रीडिंग खत्म हो गया, आप अखबार भी नहीं पढ़ते, नए शब्द नहीं सीख रहे, नए तरीके से सेंटेंसेस, फ्रेजेस कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो वही आई थिंक दैट्स, तो वो जो बैकग्राउंड में ना वही कॉन्फ़िगरेशन है आपकी पर्सनालिटी का, आपकी अपॉर्चुनिटी का। तो अपॉर्चुनिटी मिलना ही काफ़ी नहीं है, उसको कैश करना, और वो भी मैक्सिमम। ये भी ख्याल रखना है कि हमको बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं, मिल जा रही हैं तो उसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जी। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस और बार बार उसको रिवाइज करना, रिविजिट करना, नए शब्द सीखना, यही दैट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और पता चले कल यू शुड, इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपको पूरी तरह से रेडी रहना है कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए तो आप मिस ना करें। तो आपके पास सारे टूल हैं, ग्रैब कर लो। हरियाणी में उनको पाप पकड़ के धर लो, जानी नहीं चाहिए। सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू गौरव, एंड आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। इट वाज एनलाइटनिंग एंड इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव एक स्कॉलर का उनको मिला है, और आपके एक्सपीरियंस भी बहुत इंस्पायरिंग है, सबकी जीवन में कहीं ना कहीं वो प्रेरणा देंगे। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू यार, थैंक्स। जय भीम। जय भीम। आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये जो पूरी चर्चा है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से द न्यूज़ वीक आपको अच्छा कंटेंट देता रहे तो हमारी आर्थिक मदद भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और सुशांत। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640, IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।